हेलो दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर्स की दुनिया में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपन जो आज लेके आए हैं वो है करंट अफेयर्स। अपन थोड़ा-सा पहले सिलेबस समझेंगे और सिलेबस के साथ में अपन जो 4-5 टॉपिक मैं लेके आया हूँ, उसके बाद अपन धीरे-धीरे समझने का प्रयास अपन करेंगे। सबसे पहले आप अब करंट अफेयर्स के लिए आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सब आपको करवाने वाला हूँ। तो आप बने रहिए रजत खंडेलवाल चैनल के ऊपर। अब दोस्तों, सबसे पहले अपन सिलेबस समझते हैं। सिलेबस में अपने क्या-क्या टॉपिक्स दे रखे हैं, वही अपन को पढ़ना है। अपन को एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना। जो सिलेबस के अंदर जो बिल्कुल जो टॉपिक मेंशन कर रखा है, वही आपको चीज़ें सारी पढ़नी है, ठीक है? पहली चीज़ तो करंट अफेयर्स की। अब दोस्तों, अपन थोड़ा-सा समझने का प्रयास करते हैं और थोड़ा-सा मैं बता दूँगा धीरे-धीरे आगे कैसे-कैसे क्लासें लगेगी। देखो, ये अपने इंग्लिश के अंदर सिलेबस दे रखा है। सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011 ये अपने दे रखा है, ठीक है? राजस्थान की जनगणना और भारत की जनगणना के बारे में। पहला पॉइंट, करंट प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान के बारे में। जो भी करंट प्रोग्राम से जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी और रेफरेंस भी राजस्थान का संदर्भ में, ठीक है ना? स्कीम्स ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू राजस्थान है। ये सारे अपने इंग्लिश के अंदर आपके दे रखा है। मैं थोड़ा सा हिंदी में आपको अच्छे से बताता हूँ। देखो, ये सारा आपके दे रखा है। हाँ, भारत एवं राजस्थान की जनगणना 2011 ये आपने बिल्कुल सिलेबस के अंदर बिल्कुल मेंशन आपके कर रखा है। सेकंड, अगर बात करूँगा राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ भारत में जितने भी वर्तमान विकास कार्यक्रम हुए हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि बिल्कुल इसके अंदर लिखा हुआ है कि विशेष संदर्भ के साथ राजस्थान के साथ, ठीक है ना? और भारत में जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हुए हैं, वो सारा अपन को इसके अंदर पढ़ना ही है। तीसरा जो पॉइंट अपने सामने है, भारत में महिला सशक्तिकरण की योजनाएँ, यानी कहने का मतलब जो भी महिलाओं से संबंधित जो कि सशक्तिकरण की जो योजना है, वो सारी अपन को इसके अंदर पढ़नी है और खासकर लिखा हुआ है राजस्थान के विशेष संदर्भ के साथ में, यही आपको पढ़ना है। कौशल प्रोग्राम है, कौशल विकास है, अक्षय ऊर्जा संसाधन और भारत में उनकी क्षमता कितनी है। आप देखोगे अभी जो फर्स्ट ग्रेड 2022 का सिलेबस जो पेपर हुआ था, उसके अंदर भी इससे से एक क्वेश्चन आया था अक्षय ऊर्जा से संबंधित, ठीक है ना? राजस्थान की स्वास्थ्य एवं स्वच्छता योजना है, जो भी सिर्फ राजस्थान की बोला है इसने, ठीक है ना? ये चीज़ आपको सिलेबस के अंदर, ये आपको सबसे पहले आपको सिलेबस ही याद करना है, क्योंकि जब सिलेबस धीरे-धीरे याद होने लग जाएगा, तो ऑटोमेटिक आपके करंट के भी पढ़ने की वही कैपेसिटी धीरे-धीरे आपके अंदर डेवलपमेंट होने लग जाएगी। फिर है दोस्तों महामारी और इसका प्रबंधन, ठीक है? अभी जो अपन पैंडेमिक हुई थी उसके बारे में जो उसका मैनेजमेंट है, वो सारा पढ़ने का प्रयास करेंगे। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम, परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम, ठीक है? भारत और विश्व महत्व की घटनाएँ, ठीक है? वर्तमान मुद्दों में भारत और इसके लोगों का महत्व, ठीक है? भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी समकालीन घटनाएँ, राष्ट्रीय, हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय क्लियर मेंशन है, पुरस्कार है, नवीनतम पुस्तकें और भारत के लेखक है और खेल और खिलाड़ी है। तो दोस्तों, ये थे जो मैं सीधा सिंपल अगर मैं बात करूँ तो करंट अफेयर्स के अंदर ये टॉपिक्स है और इन्हीं टॉपिक्स पे अपन बात करेंगे, ठीक है? क्लासें मैं बता दूँगा कैसे-कैसे क्लासें आएगी। मतलब मैंने ये चारों टॉपिक सभी टॉपिकों को साथ लेते हुए सब चीज़ों को पुराना अपन देखोगे हिस्ट्री भी थोड़ी-सी बताते हुए चलूँगा मैं, तो सब चीज़ों को बताते हुए चलूँगा, तो बस बने रहना है करंट अफेयर्स की इस क्लास में। और फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के हिसाब से अपन एक करंट अफेयर्स ये सारा सब कुछ पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आप ये थोड़ा-सा इन टॉपिकों को अच्छे से मतलब याद भी करना है अच्छे से, क्योंकि करंट का जो टॉपिक है कुछ भी पढ़ लेते हैं भाई, अंडरस्टैंड अपन को नहीं पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ जो सिलेबस में मेंशन कर रखा है वही आपको इसके अंदर पढ़ना है और वही चीज़ें सारी मैं आपको सारी जो अपने चैनल पर सारी चीज़ें मैं करवाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ठीक है? जो अपना आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा, 4 टॉपिक्स अपने रहेंगे सबसे आज के। एक तो अपना रहेगा, अगर मैं बात करूँगा खेल व खिलाड़ी, खेल व खिलाड़ी, ये अपना टॉपिक्स रहेगा। हाँ, ठीक है ना? सबसे पहले आप इस सिलेबस है उसको आप मेज़ के आगे सबसे पहले चिपकाना है, क्योंकि सिलेबस ही याद होगा तभी आप अच्छे से कर पाओगे। क्योंकि आप करंट अफेयर्स के अंदर भी आप देखोगे कि कुछ भी नहीं पढ़ना है इसके अंदर, आपको सिलेबस के ही थ्रू आपको इसके अंदर चलना है। एक तो खेल व खिलाड़ी है, सेकंड पढ़ना है अपन को, अपन बात करेंगे, एक तो है कौशल विकास कार्यक्रम, कौशल विकास कार्यक्रम, ये अपन को पढ़ना है। कौशल विकास कार्यक्रम आज की क्लास की ये रहेगी। अगर तीसरी अगर मैं बात करूँ, तीसरा जो अपना रहेगा वो है राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है? वह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार। और अगर मैं फोर्थ में अगर बात प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध लेखक वह पुस्तकें, प्रसिद्ध लेखक वह
पुस्तक है। ये इस दोस्तों अपन को इसके अंदर पढ़ना है। और जो अपना करंट रहेगा वो रहेगा आज का दिसंबर का। कौन सा रहेगा? दिसंबर के अंदर। और अपनी जो क्लासें आएगी वो हर मंथ की क्लासें आएगी। इन 4 टॉपिक होने के बाद में फिर जो अपनी जो अगली क्लास आएगी वो 4 टॉपिक के साथ आएगी। और धीरे-धीरे हम एक 4 क्लास के अंदर कंप्लीटली फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट पेपर का जो करंट का जो मटेरियल है वो कंप्लीटली हम इस चैनल पे आपको करवा देंगे। और सारी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आज का अगर मैं बात करूँ दोस्तों, देखो सबसे पहले हाँ, ये अपना स्टार्ट होता है। और ये है अपना रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड क्लास फर्स्ट। कौन सी रहेगी? आर फर्स्ट क्लास। और इसके अंदर जो टॉपिक अपने पास दे रखा है वो ये टॉपिक रहेंगे अपने पास। देखो सबसे पहले दिसंबर की अपन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर। कब की पढ़ रहे हैं? दिसंबर की। और दिसंबर के अंदर अपन जो जो पुरस्कार हुए हैं, ठीक है, जो जो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, जो जो कौशल विकास कार्यक्रम के हैं, और जो जो हम देख रहे हैं खेल व खिलाड़ी है, वो सारा अपन पढ़ने का प्रयास इसके अंदर करेंगे अच्छे से। तो ये 4 टॉपिक्स मैंने लिए हैं पहली क्लास के अंदर। तो आपको इस सारे पुरस्कार याद कराते हुए सारे चीज़ें मैं बिल्कुल आपको करवाते हुए चलूँगा। तो 4 चीज़ अपन को इस क्लास के अंदर अच्छे से पढ़ लेना है। तो अगर मैं बात करूँगा सबसे पहले राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार की अगर मैं बात करूँगा, पहला जो है पॉइंट वो है डोनाल्ड ट्रम्प। कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब को टाइम पत्रिका है, उस टाइम पत्रिका के अंदर इनको पर्सन ऑफ द ईयर का इनको ईयर चुना गया है। कब? 2024 के लिए। कब चुना गया है? 2024 के लिए। और किसके लिए? हम देखते हैं पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया। एक पत्रिका है, कौन सी? अमेरिका पत्रिका है। कौन सी? टाइम पत्रिका। इस टाइम पत्रिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को हम देखते हैं पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, इनको 2016 के अंदर भी इनको चुना गया। तो हम देखते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी एक्टिव भी रहते हैं, ठीक है। बहुत सारी घटना हुई थी वैश्विक रूप से, हम देखते हैं हर चीज़ों में एक्टिव रहते हैं। तो आपको इनके लिए इनको जो है पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया। यानी 2024 के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प साहब को हम देखते हैं कि पर्सन ऑफ द ईयर इनको चुना गया था। और उससे पहले हम देखेंगे 2016 के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प को इनको चुना गया था, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है साहित्य अकादमी पुरस्कार। इनमें से 100% एक क्वेश्चन आपके मिलता है। जब अपन पढ़ते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, उसमें से फिक्स क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। आपको फिक्स याद करना है। एक तो कौन सा? एक तो हिंदी का याद करना है, एक राजस्थानी का, एक संस्कृत का, और एक अंग्रेजी का। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी भाषाएं, तो लगभग 22 प्लस और 2 एक्स्ट्रा अपन देखते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूँ तो इनके अंदर से आपको यही सिर्फ और सिर्फ अपन को पढ़ने होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कौन कौन सी किताबें और किस को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, किस लैंग्वेज के अंदर। सबसे पहले अगर बात करूँ गगन गिल। गगन गिल, ठीक है, लड़की है, मैडम है। इनको किसके लिए मिला है? हिंदी के लिए। हिंदी में मिला है। और इनकी जो पुस्तक कौन सी थी? इनकी पुस्तक का नाम था मैं जब तक आई बाहर। कौन सी पुस्तक है? मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर किसके लिए मिला है? इनको हिंदी के लिए। और गगन गिल, क्या नाम है? गगन गिल है। और मैं जब तक आई बाहर। गगन गिल को क्या मिला है? मैं जब तक आई पुस्तक का नाम है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है हिंदी लैंग्वेज। किसके लिए? हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला है। सेकंड बात करूंगा राजस्थानी के लिए। और हम देखते हैं कि हमारे जो मुकुटमणि राज जी कहाँ से आते हैं? कोटा से आते हैं। कहाँ से आते हैं? कोटा से आते हैं। और इनकी पुस्तक है गाँव और अम्मा। क्या पुस्तक का नाम क्या है? गाँव और अम्मा। अम्मा कहाँ आई है? गाँव आई है, ठीक है। अम्मा कहाँ आई है? गाँव आई है। कहाँ पे? कोटा के गाँव के अंदर आई है। और कहाँ के हमारे मुकुट जी? हम देख कोटा के। और इनको राजस्थानी के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार इनको मिला हुआ है। तीसरी अगर बात करूँ संस्कृत के अंदर, और संस्कृत में हम देखते हैं कि पंडित जी है। और पंडित जी कौन है? दीपक जी। तो दीपक जी कुमार शर्मा को क्या मिला है? इनको संस्कृत के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। और उनकी रचना क्या नाम है? भास्कर चरित्रम। क्या नाम है? भास्कर चरित्र। जब हम गुप्त काल भी पढ़ते हैं तो वहाँ पर आते हैं एक भास्कर, ठीक है, बृहद भास्कर, लघु भास्कर। तो हम देखते हैं तो उन्होंने एक किताब लिखी दीपक जी ने। क्या नाम है इस पुस्तक का? हम देखेंगे भास्कर चरित्रम इस पुस्तक का नाम है। और फोर्थ अगर मैं बात करूँ अंग्रेजी का, वो है स्ट्रीन किरे। और हम देखते हैं इसकी पुस्तक का नाम है स्प्रिट नाइट्स। क्या नाम है? स्प्रिट्स नाइट। तो दोस्तों ये 4 अपन को याद अच्छे से करना है। पहला कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प को क्या मिला है? पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। अगर मैं बात करूँ साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले कौन सा है? हिंदी। तो हिंदी में किसको मिला है? हम देखते हैं गगन गिल को। किसको मिला है? गगन गिल। किस पुस्तक के लिए? मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आएगी मैं जब तक आई बाहर। और मैं जब तक आई बाहर किसको मिला है? गगन गिल को, ठीक है। अगर राजस्थान की बात करूंगा तो मुकुटमणि राज। किसको? मुकुटमणि राज कहाँ के हैं? कोटा के रहने वाले हैं। और इनकी जो पुस्तक है कौन सी है? गाँव और अम्मा। कौन सी है? गाँव और अम्मा। तीसरी अगर बात करूँ संस्कृत की, तो हमारे पंडित जी है दीपक जी। और दीपक जी हम देखते हैं कि इन्होंने किताब लिखी थी कौन से? भास्कर चरित्रम। मेरे दोस्त भी है एक दीपक जी, और वो काफ़ी संस्कृत के ही है ना, ठीक है ना, संस्कृत के ही है। और उन्होंने वो काफ़ी किताबें भी लिखते रहते हैं। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है? भास्कर चरित्रम। और अंग्रेजी में कौन है? स्ट्रीन किरे। इन्होंने कौन सी किताब लिखी है? हम देखते हैं कि स्प्रिट नाइट। इनके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों चलते हैं आगे, नेक्स्ट अपन चलते हैं। ये चारों को आप अच्छे से याद कर लेना। आगे चलते हैं। सबसे पहले हाँ, इनको साहित्यकारों को एक ताम्र पत्र दिया है, एक शॉल दिया है, और 1-1 लाख रुपए इनको देने की दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे 34वां व्यास सम्मान। कौन सा है? 34वां व्यास सम्मान, ठीक है।
हम देखते हैं कि कौन सा फाउंडेशन देता है, के बिरला। कौन सा फाउंडेशन देता है, के बिरला फाउंडेशन इसको देता है। हिंदी की एक उनकी सूर्य बालो किसको मिला, ये सूर्य बालो को, इसको फाउंडेशन को, इसको 34वां व्यास सम्मान इनको मिला है। किसको मिला है, सूर्य बाला को। ठीक है, इनकी जो है उपन्यास का क्या नाम है, कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी और वेणु की डायरी। दोस्तों ये थोड़ा सा इधर आपको यहाँ पे कर लेना है, क्योंकि ये नीचे जब मैं पीपीटी बना रहा था तो ये नीचे चला गया था। तो आपको क्या करना है, 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है, हम देखेंगे 34वां व्यास सम्मान। 34वां व्यास सम्मान 100% आता है क्वेश्चन कि व्यास सम्मान किसको मिला है। तो हम देखेंगे 34वां व्यास सम्मान किसको मिला है, सूर्यबाला को। किसको मिला है, सूर्यबाला को। हिंदी के लिए दिया जाता है, ये सूर्यबाला को दिया है। और हम देखते हैं कि किसके लिए, हिंदी के लिए। किसके लिए, हिंदी के लिए। किसके लिए, हिंदी के लिए। और हम देखते हैं इनकी उपन्यास का क्या नाम था, उपन्यास पूछ सकता है बिल्कुल आपसे, तो क्या नाम है उपन्यास का, हम देखते हैं कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, कौन देश को वासी, और हम देख वेणु की डायरी। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। तो दोस्तों ये ध्यान रखना, ये कौन सा है, 34वां है। कौन से नंबर का है, सबसे पहले ये आपको ये याद रखना, कौन से नंबर का है, 34वें नंबर का। किसको मिला है, सूर्यबाल। किसको मिला है, सूर्यबाला को। ठीक है, कौन देता है ये, के बिरला फाउंडेशन। कौन देता है, के बिरला फाउंडेशन इसको ये जो फाउंडेशन देता है हिंदी के लिए। ठीक है ना, हिंदी की है। और हम देखते हैं कि इनकी जो उपन्यास नाम था, क्या नाम था, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। ठीक है, नेक्स्ट बात चलेंगे, जमशेदजी टाटा। कौन है, जमशेदजी टाटा। हम देखते हैं काफी नाम है जमशेद जी का, और हम देखते हैं कि झारखंड के अंदर जमशेद नगर है वो इनके नाम पर है। और हम देखते हैं कि जमशेद जी, रतन टाटा, ये सारे पूरा परिवार पारसी परिवार था जमशेद जी। ठीक है ना, और लगभग अगर मैं मानता हूँ एक प्रकार से नमक से और ट्रक का काम, सारा काम जमशेद जी जो टाटा के नाम से जाना जाता है वो इसी के नाम से जाना जाता है। तो काफ़ी हम देखते हैं कि पारसी परिवार था ये, और पारसी तो जहाँ गए वो व्यापार करते रहे हैं। ठीक है ना, और टाटा स्टील हम देखते हैं हर क्षेत्र में, आप देख लो टाटा तो काफ़ी फेमस ही है। तो हम देखते हैं कि एक महिला है, हम देखते हैं किरण मजूमदार। क्या नाम है उनका, किरण मजूमदार। क्या नाम, किरण मजूमदार शो। किरण नाम, उनको क्या ये अवार्ड मिला है, जमशेदजी टाटा पुरस्कार इनको मिला है। किनको, किरण मजूमदार शाह को। क्योंकि हम देखते हैं कि किसकी कंपनी है, बायोकॉन की चेयरपर्सन है। किसकी, बायोकॉन कंपनी है, उसकी चेयरपर्सन है। और कहते हैं कि योगदान क्या है इनका, बायो साइंसेज के अंदर, क्षेत्र के अंदर इनका योगदान। कहने का मतलब है बायो टेक्नोलॉजी के बारे में, बायो साइंस में इसका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। जमशेदजी टाटा पुरस्कार किसको मिला है, किरण मजूमदार शाह को, इनको महिलाएं है। ठीक है ना, और बायोकॉन कंपनी की क्या है, चेयरपर्सन ये है। तो ये आपको चार आपको पुरस्कार अच्छे से याद कर लेने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हाँ, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। ठीक है, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार। और हम देखते हैं किसको मिला है, ये विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर साहब को मिला है। और हम देखते हैं कि जब भारत, जब वो पाकिस्तान गए तो चश्मा वश्मा उनका बहुत वो रहा था, पॉपुलर रहा था। और हमारे विदेश मंत्री तो काफ़ी, हम देखते हैं कि एस जयशंकर, काफ़ी नाम है इनका, तो जहाँ जाते हैं वहीं अपना बिल्कुल एक भारत का झंडा ऊंचाई करते ही हैं। तो इनको इनको कौन सा पुरस्कार मिला, कौन सा पुरस्कार मिला इनको, श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार इनको मिला है। और किसके लिए, योगदान के लिए। हम देखते हैं कि भारत की विदेश नीति इनकी काफ़ी, मतलब एक प्रकार विदेश नीति काफ़ी अच्छी है, और वैश्विक नेतृत्व में इनका योगदान के रूप में हम देखते हैं कि ये पुरस्कार इनको मिला है। तो श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार किसको मिला है, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को ये मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे, जेसी डेनियल पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है, जेसी डेनियल पुरस्कार। और हम देखते हैं कि किस लिए जाता है, मलयालम सिनेमा के लिए, मलयालम सिनेमा के लिए। अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले किसको मिला इस बार 2023 का, साजी एन करुणा। क्या नाम है, साजी एन करुण। क्या नाम है, साजी एन करुण। साजी एन करुण को हम देखते हैं कि जेसी डेनियल पुरस्कार इनको मिला है। किसके लिए मिला है, मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए इनको मिला है। तो हम देखते हैं दोस्तों 6 अपने पुरस्कार हुए। वापस से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पुरस्कार थे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले अगर देखो, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर मिला है। ठीक है, और उससे पहले हम देखते हैं 2016 के अंदर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो कि हम देखते हैं सबसे पहले हिंदी की तो है गगन गिल, जिनको मैं जब तक आई बहार गगन गिल। राजस्थानी अगर बात करूंगा, मुकुट मणिराज। कौन है, मुकुट मणिराज। और मुकुट मणिराज हम देखते हैं इनकी पुस्तक का नाम क्या था, गाँव और अम्मा। क्या नाम है, गाँव और अम्मा। कहाँ के थे ये, कोटा के रहने वाले थे। और हम देखते हैं कि शर्मा जी होंगे, तो शर्मा जी तो पंडित जी है। पंडित जी हम देखेंगे संस्कृत पढ़ेंगे, और संस्कृत में हम देखते हैं कि भास्कर चरित्र नाम की इन्होंने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट बात करें अंग्रेजी, तो स्ट्रीन किरे। क्या नाम है, स्ट्रीन किरे। और इनकी पुस्तक का नाम है स्प्रिट्स नाइट, इनकी पुस्तक का नाम है। आगे बात करेंगे अपन साहित्यकारों में, ताम्रपत्र और एक शोल इनको दिया गया। 34वां अगर मैं व्यास सम्मान की बात करूं तो किसको मिला गया, जो कि के बिरला फाउंडेशन को वो देता है। और हम देखते हैं कि सूर्यबाला किसको मिला था, सूर्यबाला को। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, 34वां कौन सा व्यास सम्मान है, 34वां है। और इनके उपन्यास का नाम क्या था, कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। कौन देश को वासी, वेणु की डायरी। से अगला है जमशेदजी टाटा पुरस्कार, क्योंकि हम देखते हैं किरण मजूमदार शाह को मिली है, जो कि हम देखते हैं बहुत बड़ी बायोकॉन कंपनी चलाती है काफी। ठीक है ना, और किस योगदान के लिए, बायो साइंसेज के क्षेत्र में इनको ये पुरस्कार मिला है। जमशेदजी टाटा तो हम देखते हैं कि जो ये तुम्हारा ताज होटल बना था वो इन्हीं की देन है सारा। ठीक है,
ये सबसे ध्यान रखना। तो बहुत टाटा जी का तो बहुत योगदान है, पारसी थे सारे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को ही मिला था। और किसके लिए मिला? क्योंकि हम देखते हैं भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में योगदान के लिए इनको पुरस्कार मिला है। अगला है जेसी डेनियल पुरस्कार, जो कि हम देखते हैं साजी एन करुणा को, किसको? साजी एन करुणा को किसके लिए मिला गया? हम देखते हैं मलयालम सिनेमा योगदान के लिए इनको, मलयालम सिनेमा योगदान के लिए इनको मिला है। नेक्स्ट दोस्तों अरुण कपूर, नाम से पता चल रहा है अरुण कपूर, ध्यान रखना अरुण कपूर लगते हैं आप सोचो कि भाई सिनेमा के अंदर, नहीं ये सिनेमा के अंदर नहीं है। किसकी, कौन से? ये भारतीय शिक्षाविद है। कौन है ये? भारतीय शिक्षाविद। क्योंकि हम देखते हैं जितने भी कपूर आते हैं, कपूर फैमिली पूरी हम सोचते हैं कि भाई फिल्मों के लिए है, ठीक है ना, या फिर हम देखते हैं सिनेमा के अंदर है, क्योंकि कपूर फैमिली सारी अधिकतर वहीं मिलती है। लेकिन कौन थे ये? भारतीय शिक्षाविद थे। कौन थे ये? भारतीय शिक्षाविद थे। और इनको एक प्रकार से भूटान का शाही सम्मान इनको मिला था। क्या मिला था? भूटान का शाही सम्मान। और हम देखते हैं कि यहाँ पे अपने जैसे लाल दुपट्टा पहनाते हैं ना उनको, और या फिर तो उनको बोलते हैं बुरा मार्प। उनको क्या बनाया था? बुरा मार्प बनाया था। और पतंग यानी एक प्रकार से औपचारिक जो है तलवार इनको भेंट की थी। दोस्तों ये था अरुण कपूर जो क्या मिला था? भूटान का शाही सम्मान, ठीक है। और कौन थे? ये भारतीय शिक्षाविद। और हम देखते हैं इनकी उपाधि थी एक, इनको उपाधि दी थी, नवाजा था दासो। क्या नाम से थी? दासो। नेक्स्ट बात करेंगे मिस इंडिया यूएसए 2024। मिस इंडिया यूएसए 2024 हम देखेंगे इसके अंदर कैटलिन को नाम क्या था? कैटलिन सेंड्रा नील। कैटलिन सेंड्रा नील, क्या नाम था? कैटलिन सेंड्रा नील को इनको मिस इंडिया यूएसए के अंदर 2024 का मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि चेन्नई, कहाँ पे जन्मी थी इनका जन्म? चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। नाम क्या है? कैटलिन सेंड्रा नील। कैटलिन सेंड्रा नील इनका जो है मिस इंडिया, इनको यूएसए, मिस इंडिया यूएसए 2024 का खिताब इनको मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे अमेरिकी नौसेना के सर्वोच्च जो नागरिक पुरस्कार है वो किसको दिया है? टॉम क्रूज। हम नाम सुना होगा सबने टॉम क्रूज का, क्योंकि वो एक प्रकार हॉलीवुड अभिनेता भी है। तो इनको अमेरिका नौसेना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सम्मानित इनको किया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों पेप्सिको। हाँ, नेक्स्ट जो है पेप्सिको रिवॉल्यूशन अवार्ड, कौन सा है? पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड। हम देखते हैं कि पेप्सिको एक कंपनी है और इस कंपनी काफी बड़ी कंपनी है, ठीक है ना। और इसके अंदर एक अवार्ड निकाला था, वो था रिवॉल्यूशनरी अवार्ड, पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड। जो किसको मिला है? हम देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीजें कि ये किसके क्षेत्र में किसको मिला है? सबसे पहले तो है संजू योगी। किसको मिला है ये? संजू योगी, जो कि हम देखते हैं राजस्थान से ही है। कहाँ से? ये राजस्थान से है, ठीक है। सेकंड इनको मिला है रजत पदक। क्या मिला है? सेकंड नंबर का पदक मिला था संजू योगी को। और हम देखते हैं पश्चिम बंगाल की पहली जो है उसको मिला था स्वर्ण पदक, जबकि इनको क्या मिला था? रजत पदक इनको संजू योगी जी को मिला था। और हम देखते हैं कि एक प्रकार से कौन सी उद्यमी है? कृषि उद्यमी है। क्या है? कृषि उद्यमी। इनका जो महत्वपूर्ण योगदान क्या है? सबसे पहले लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना व सर्वोत्तम कृषि पद्धति के लिए इनको काम करना। कुल मिला के बाद दोस्तों यह है कि एग्रीकल्चर कैसे आगे बढ़े, ये इनका मेन पर्पस था। और उद्यमी ये खुद है, ठीक है। और खुद, और नाम क्या है? संजू योगी। क्या नाम है? संजू योगी। और इनको एक पेप्सिको कंपनी है जो कि यही काम करती है, ठीक है, चीजों को, और नई नई चीजों को लाती है, ये सब चीजों को और देने का प्रयास ये करती है। अब आगे चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं लोगों। हाँ, अगला जो अवार्ड है वो है ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड। कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड। क्योंकि किसको मिला है? हम देखते हैं कि डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी को। किसको मिला है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी को ये अवार्ड मिला है। और हम देखते हैं कि राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, इनका मेन जो योगदान क्यों मिला है, वो मेन योगदान यही है कि ये पारदर्शी, समावेशी व गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंधन कैसे कर सकते हैं, वो इनका असाधारण योगदान इनको माना जाता है। तो दोस्तों ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड किसको मिला? डॉक्टर मधुकर गुप्ता जी को। हम देखेंगे इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट चलते हैं। अगला जो अवार्ड है वो है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। कौन सा है? राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार। दोस्तों ये ध्यान रखना, ये अवार्ड दिया जाता है, हम देखते हैं कि भारत के अंदर दिया ये अवार्ड किसने दिया? सामाजिक अधिकारिता विभाग ने ये अवार्ड दिया था। और इस अवार्ड के अंदर हम देखते हैं राजस्थान से 2 जिले थे। कौन कौन से? एक तो सलूम्बर, एक तो कौन सा जिला है? सलूम्बर था। और एक कौन सा था? डूंगरपुर। ये 2 हम देखते हैं 2 जिले थे। इनके अंदर हम देखते हैं कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन शक्ति पुरस्कार जो दिया गया था। और सबसे बढ़िया खास बात क्या थी इसमें अंदर? हम देखेंगे जो सलूम्बर था, सलूम्बर जो जिला था, इसके अंदर एक अभियान चलाया गया था, सुगम्य भारत अभियान। कौन सा अभियान था? सुगम्य भारत अभियान। कहने का मतलब है कि दिव्यांगजनों के लिए क्या क्या इन्होंने सहायता की थी, वो इनका मेन पर्पस था। और हम देखते हैं इन्होंने 100 से अधिक इमारतों के लिए काम किया था। और हम बात करें डूंगरपुर के अंदर एक अभियान चलाया था, वो कौन सा था? नो वन लेफ्ट बिहाइंड। नो वन लेफ्ट बिहाइंड यानी कहने का मतलब जो हम देखते हैं कि दिव्यांगजन के लिए पेंशन का काम किया या फिर यूआईडी का काम किया। यानी कहने का मतलब है कि दिव्यांगजनों के लिए आगे जो स्कीम्स है उनको कैसे उनको इमारतें देना है, ठीक है, आगे कैसे कैसे उनको आगे ले जाना है, ये इनका मेन पर्पस था। तो ये इनका लक्ष्य था। तो ये दोस्तों ये है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार किस जिलों को मिला है? हम देखते हैं कि सलूम्बर और डूंगरपुर उनको ये है राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है। ये आपको याद अच्छे से कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ,
भारत गौरव पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार है? भारत गौरव। क्योंकि हम देखते हैं कि भारत का गौरव बढ़ाना है, और भारत का गौरव कौन बढ़ा सकता है? शिक्षा वाले बढ़ा सकते हैं, और भी क्षेत्र है बढ़ा सकते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र है वो अधिकतर आप देख रहे हो इस समय ज़्यादा इनोवेशन जो कि हम देखते हैं बढ़ रहे हैं। तो भारत का गौरव बढ़े, क्योंकि शिक्षा होगी तो सीधी सी बात है कि भारत और आगे जा और भी बढ़ेगा, गौरव बढ़ेगा। और उसमें व्यक्ति थे डॉक्टर संदीप बख्शी। क्या नाम था? डॉक्टर संदीप बख्शी। इनको ये अवार्ड मिला है। किसको मिला है? डॉक्टर संदीप साहब को हम देखते हैं कि भारत गौरव पुरस्कार इनको मिला है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इनको ये जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के कौन थे? चांसलर थे। कौन थे ये? जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर थे। तो अगला अगर मैं बात करूंगा, बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। कौन से हैं? बाबा रामदेव अचीवमेंट पुरस्कार। ये दोस्तों ध्यान रखना, ये किस क्षेत्र के लिए जाता है? पर्यावरण संरक्षण के लिए। और हम देखते हैं डॉक्टर एस एल हर्ष। कौन है? डॉक्टर एस एल हर्ष। इन्होंने हम देखते हैं अधिक से अधिक हम देखते हैं कि 6 लाख पौधे जो इन्होंने रोपण का कार्य भी किया। तो इनको ही डॉक्टर एस एल हर्ष को हम देखते हैं बाबा रामदेव जो कि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट बात करूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम याद रखना है, डॉक्टर एस एल हर्ष। डॉक्टर एस एल हर्ष जो कि किसके लिए दिया गया था? बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए ये अवार्ड इनको मिला था। हाँ दोस्तों, मोदी जी हम देखते हैं कि सब जगह जा ही रहे हैं, और कहते हैं कि मोदी जी गए थे लगभग, अगर मैं मानूंगा तो 1981 के अंदर जो प्रधानमंत्री है इंदिरा गांधी जी वो गई थी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी जो कि कुवैत की यात्रा पर गए थे। और कहते हैं कि कुवैत की यात्रा पर तो गए थे ही, साथ में हम देखते हैं कब गए थे? 21 से 22 दिसंबर। कब गए थे? 21 से 22 दिसंबर के अंदर गए थे। और कहते हैं कि वहाँ की जो कुवैत की सरकार थी, यानी कहने का मतलब वहाँ के जो अमीर थे, कुवैत का जो सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार है उसका क्या नाम था? हम देखते हैं द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, इनको इनसे नवाजा गया था। दोस्तों ध्यान रखना कि मोदी जी को कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया। नाम क्या है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के नाम से जाना जाता है इस पुरस्कार का नाम। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, 16वां जो अगर मैं बात करूंगा, एक है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। ठीक है ना? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो कि 2025 के अंदर हम देखेंगे मिलेगा। और ये किस श्रेणी के अंदर? टोटल कितनी श्रेणियां हैं? 7 श्रेणी। कौन सी श्रेणी है? 7 श्रेणी के अंदर ये दिया जाएगा। कौन कौन सी? सबसे पहले बहादुरी, कला संस्कृति, पर्यावरण, नवाचार, विज्ञान प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा और खेलकूद। इन 7 अगर मैं बात करूँ 7 श्रेणियां हैं। और दोस्तों ध्यान रखना, ये कौन देगा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। जो कि पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाएगा। और देखिए नाम क्या है? प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार। और हम देखते हैं टोटल कितनी श्रेणियां? 7 श्रेणियां हैं। इसमें 5 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के हैं। और ये सारी, और 17 बच्चों में से अगर बात करूँ 7 तो लड़के हैं और 10 लड़कियां इसके अंदर आपको मिलेगी। नेक्स्ट बात करेंगे इसका जो, हाँ मैं दोस्तों ध्यान रखना, अनीस सरकार एक बच्चा है 3 साल का। ठीक है? जो अनीस सरकार, क्या नाम है? अनीस सरकार, जो कि 3 वर्ष के वर्ल्ड चेस फेडरेशन के दुनिया के सबसे कम उम्र के संतरस प्लेयर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन से उम्र के? 3 वर्ष के ये थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, अनीस सरकार। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 जो कि हम देखते हैं दोहा के अंदर हुआ था। फीफा बेस्ट, थोड़ा सा अपन एक बार वापस से रिवीजन अच्छे से कर लेते हैं। देखो सब वापस से, हाँ अगर मैं बात करूं शुरू से, अगर बात करूंगा तो डोनाल्ड ट्रंप को टाइम पत्रिका के हम देखते हैं कि पर्सन ऑफ द ईयर से अवार्ड इनको नवाजा गया। और साहित्य अकादमी अगर पुरस्कार की अगर मैं बात करूंगा तो हिंदी में कौन है? गगन गिल। कौन है हिंदी में? गगन गिल, जो कि इनकी पुस्तक है मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर, अगर मैं आऊंगी नहीं तो मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तो सीधी सी बात है, गगन गिल। ठीक है? क्या नाम है? गगन गिल, मैं जब तक आई बाहर। राजस्थानी से मुकुट मणिरा जो कि कोटा से थे, इन्होंने पुस्तक है गांवर अम्मा। कौन सी अम्मा? गांवर अम्मा। ठीक है? नेक्स्ट बात करूंगा, हमारे पंडित जी संस्कृत में लिखते हैं। और दीपक कुमार जी है, दीपक जी है। और भास्कर चरित्र में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है अंग्रेजी के ईस्टर्न किरे, जो कि उन्होंने स्प्रिट नाइट्स के नाम से किताब इन्होंने लिखी, जो कि इनको साहित्य में मिला है लैंग्वेज के अंदर। 34वां व्यास सम्मान की अगर बात करूंगा, के बिरला फाउंडेशन देता है, सूर्यबाला मैडम को मिला हिंदी के लिए। ठीक है? और हम देखते हैं कि इनकी जो उपन्यास का नाम क्या था? कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। कौन देश को वासी? वेणु की डायरी। और अगला बात करूं, जमशेदजी टाटा पुरस्कार की बात करूंगा, तो जमशेदजी टाटा पुरस्कार हम देखते हैं कि ये किसके लिए दिया गया था? इनको किरण मजूमदार शाह को। किसको? किरण मजूमदार शाह। कौन है? किरण मजूमदार शाह को दिया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसके लिए? बायो साइंसेज के लिए। किसके लिए? बायो साइंसेज के लिए क्षेत्र के अंदर इनको दिया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती पुरस्कार, जो कि हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को मिला है। और किस क्षेत्र के लिए? भारत की विदेश नीति और वैश्विक नेतृत्व में योगदान के इनको मिला है। नेक्स्ट बात करूंगा जेसी डेनियल पुरस्कार, जो कि 2023 का है। साजी एन करुण, क्या नाम है? साजी एन करुण को मिला है। और किसके लिए? मलयालम सिनेमा योगदान। किसके लिए? मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए इनको मिला है जेसी डेनियल पुरस्कार। और दोस्तों ध्यान रखना, अरुण कपूर साहब, ध्यान रखना अरुण कपूर है। ठीक है? कपूर फैमिली आते सिनेमा नहीं करना है, क्योंकि क्या है? ये शिक्षाविद है। क्या है? ये शिक्षाविद है। और इनको भूटान का सर्वोच्च शाही सम्मान इनको पुरस्कार दिया गया है। और कहते हैं कि इनको बुरा मार, जो कि एक लाल दुपट्टा था और एक औपचारिक तलवार से पतंग के नाम से जानते, तो इनको ये भूटान का शाही सम्मान इनको दिया गया था। और देख कहते हैं दासो एक प्रकार से इनकी उपाधि, मतलब एक प्रकार से भूटान के अंदर इनको उपाधि प्रदान की गई। किस नाम से? दासो के नाम से उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं मिस इंडिया यूएसए
जो कि हम देखते हैं कैटलिन सेंड्रा नील को मिली थी और चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है अमेरिका नौसेना की जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको दिया? टॉम क्रूज, जो कि हॉलीवुड अभिनेता है। नेक्स्ट बात करेंगे पेप्सिको रिवॉल्यूशनरी अवार्ड, जो कि संजू योगी है, और संजू योगी में हम देखते हैं कृषि के क्षेत्र के लिए काम किया गया था, और सबसे बड़ी बात है राजस्थान से मिला था, और किस पदक, कौन सा पदक मिला था इनको? रजत पदक मिला था। जबकि हम देखते हैं ये जो स्वर्ण पदक मिला था वो किसको मिला था? हम देखते हैं तापसी को मिला था, और हम पश्चिम बंगाल की ये महिला थी। नेक्स्ट बात, इनका योगदान क्या है? लैंगिक रूढ़िवादिता और तोड़ना व सर्वोत्तम कृषि पद्धति के लिए इनको अवार्ड मिला था। किसको? संजू योगी को। ठीक है, संजू योगी। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल इलेक्ट्रोड अवार्ड्स, कौन सा अवार्ड है? ग्लोबल इलेक्ट्रोड अवार्ड मैनेजमेंट अवार्ड। कहने का मतलब जो पारदर्शिता रखना है, यानी चुनाव करवाना है, पारदर्शिता रखना है, तो उसके लिए हम देखते हैं डॉक्टर मधुकर गुप्ता साहब। कौन है? डॉक्टर मधुकर गुप्ता साहब को हम देखते हैं कि ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड इनको नवाजा गया था। नेक्स्ट बात करूँ दोस्तों, राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार, और हम देखते हैं राजस्थान से 2 जिले थे जिनको ये पुरस्कार मिला था। सबसे पहले हम देखते हैं कौन सा विभाग देता है? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग देता है, और जो भी दिव्यांगजन के लिए काम करेगा उसको ये पुरस्कार मिलेगा। हम देखते हैं कि जो कि सलुम्बर के अंदर एक मिशन चलाया गया था, कौन सा? सुगम्य भारत अभियान नाम के मिशन चलाया गया था, जिसमें 100 से अधिक इमारतों के लिए एक जो भी है दिव्यांगजन के लिए रहने के लिए बनाई गई थी, उसके लिए इसको मिला था। जबकि हम देखते हैं कि डूंगरपुर के अंदर नो वन लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है, नो वन लेफ्ट बिहाइंड नाम का जो चलाई गई थी, जो कि हम देखते हैं पेंशन देना है, ठीक है, बहुत यूआईडी बनवाना है। कहने का मतलब है कि जो भी सारी चीज़ें हैं दिव्यांगजन से, वो सारी इनके अंदर मिली थी, तो इसलिए हम देखते हैं सलूम्बर और डूंगरपुर के अंदर हम देखते हैं ये अवार्ड, जो कि राष्ट्रीय दिव्यांगजन सशक्तिकरण पुरस्कार से नवाजा गया था। भारत गौरव पुरस्कार, ठीक है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र में था, और हम देखते हैं कि शिक्षा के लिए डॉक्टर संदीप बख्शी जी को मिला था। किसको मिला था? डॉक्टर संदीप बख्शी जी को मिला था, और ये क्योंकि हम देखते हैं जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के कौन है? चांसलर के रूप में नियुक्त होते हैं। नेक्स्ट है बाबा रामदेव लाइफ लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, जो कि किसके लिए दिया गया था? पर्यावरण संरक्षण के लिए। किसके लिए? पर्यावरण संरक्षण। किसको? डॉक्टर एस.एल. हर्ष साहब को ये दिया गया, जो कि 6 लाख पौधारोपण किया था इन्होंने। नेक्स्ट बात करूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम देखते हैं कि विभिन्न देशों की यात्रा कर रहे हैं, उनमें से हम देखते हैं काफी सालों बाद ये कुवैत की यात्रा पर गए थे। हम देखते हैं कि 1981 में हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी गई थी, उसके बाद में हमारे मोदी जी गए, और कहने का मतलब कुवैत के वहाँ का जो अमीर है, ठीक है, और प्रधानमंत्री भी है, सबने हम देखते हैं सबने मिलकर दो कि कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार इनको दिया गया था, और कहते हैं इसका नाम कहता है द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। क्या नाम है? द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के नाम से ये जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो बाल पुरस्कार किसने दिया? किसने दिया था? राष्ट्रपति ने। किसने दिया था? ये राष्ट्रपति ने दिया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है, ये 7 श्रेणी, किस श्रेणी के अंदर? 7, कौन सी कितनी श्रेणी थी? 7 श्रेणी थी, और 7 श्रेणी में हम देखते हैं टोटल 17 बच्चों को दिया था। 17 में से अगर बात करूंगा कि 7 तो हम देखते हैं लड़के थे, और जबकि हम देखते हैं 10 लड़कियां थी। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये अनीस सरकार, क्या नाम था? अनीस सरकार, एक बच्चा था 3 साल का, जिसमें हम देखते हैं कि इनको चैंपियन, जो कि एक शतरंज का चैंपियन, जो कि हम देखते हैं सबसे कम उम्र का शतरंज ये प्लेयर था, और ये वर्ल्ड चेस के लिए इनको फेडरेशन दुनिया का सबसे छोटा हम बात करूंगा वो अनीस सरकारी था। नेक्स्ट बात करूंगा फीफा बेस्ट अवार्ड्स, क्योंकि कहाँ पे हुआ था? दोहा। कहाँ पे हुआ था? ये दोहा के अंदर हुआ था। और सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन था? विनीसियस जू। क्या नाम था? विनीसियस जू, जो कि कहाँ के थे? ब्राजील। कहाँ के थे? ब्राजील के थे। नेक्स्ट बात करूंगा सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर, क्योंकि एमिलियानो मार्टिनेज, ठीक, क्या नाम है? एमिलियानो मार्टिनेज, जो कि कहाँ के थे? अर्जेंटीना। कहाँ के थे ये? जो कि अर्जेंटीना थे, ठीक है, अर्जेंटीना के थे। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, हाँ, अब दोस्तों ये था कंप्लीटली पुरस्कार कंप्लीटली आपके हो जाते हैं, जो कि जो दिसंबर के अंदर आपके पुरस्कार थे, जो करंट में से आए, जो दिसंबर के अंदर सारे पुरस्कार हो जाते हैं। एक बार मैं वापस से रिवीजन आपको अच्छे से करवा देता हूँ। देखो, इससे बाहर मेरे हिसाब से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप को पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया था 2024 के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की 2024 की अगर बात करूंगा तो सबसे पहले हिंदी में कौन है? गगन गिल। कौन है? गगन गिल। जब तक आई बहार। राजस्थानी में मुकुट मणिराज, जो कि गांव और अम्मा। संस्कृत में अगर बात करूंगा दीपक कुमार शर्मा जी, जो कि पंडित जी है, भास्कर चरित्र लिखेंगे। अंग्रेजी में ईस्टरिन किरे, जो कि हम देखते हैं स्पिरिट नाइट के नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट बात करेंगे, इनको ताम्रपत्र 16 1-1 लाख रुपए इनको दिया था। 34वां अगर व्यास सम्मान की जो बात करूंगा, ठीक है, के बिरला फाउंडेशन देता है, सूर्य बालाजी को मिला था। कौन से उपन्यास के लिए? कौन देश को वासी वेणु की डायरी। कौन देश को वासी वेणु की डायरी। नेक्स्ट अगर बात करूं जमशेदजी टाटा पुरस्कार, जो कि किरण मजुमदार शाह को मिली थी। और हम देखते हैं बायोकॉन की चेयरपर्सन थी, उस योगदान इनका बायो साइंसेज के क्षेत्र में इनका योगदान बड़ा माना जाता है।
श्री चंद्रशेखरन सरस्वती पुरस्कार जो कि हम देखते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को मिला था और योगदान वही भारत की विदेश नीति व वैश्विक नेतृत्व में इनको योगदान दिया था। अगला है जेसी डेनियल पुरस्कार 2023 का, हम देखेंगे कि साजी एन करुण, किसको, साजी एन करुण को मिला था, किसके लिए, मलयालम सिनेमा में योगदान के लिए इनको मिला था। अरुण अरुण कपूर साहब, क्योंकि हम देखते हैं कपूर साहब तो है लेकिन ये फिल्मों में काम तो करते नहीं है, किसमें काम करेंगे, शिक्षा में काम करेंगे, तो इनको भूटान का शाही सम्मान इनको मिला था। और कहते हैं कि भारतीय शिक्षाविद थे, उनको बुरा मार्ग, लाल दुपट्टा व पतंग इनको औपचारिक तलवार के रूप में इनको भेंट दी थी। नेक्स्ट बात करेंगे मिस इंडिया यूएस जो कि 2024 के अंदर कैटलिन सेंड्रा नील को दिया गया था, ये कहाँ रहने वाली थी, चेन्नई में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है जो कि टॉम क्रूज भारतीय नौसेना के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार थे और ये कौन थे, हॉलीवुड नेता भी अभिनेता थे। पेप्सी को रिवॉल्यूशनरी अवार्ड हम देखते हैं संजू योगी को मिला था, किसके क्षेत्र में, कृषि उद्यमी थी और राजस्थान से थी। और सबसे बड़ी बात है कि किस पदक, कौन सा पदक मिला था, इनको रजत पदक मिला था। और इनका योगदान क्या है, लैंगिक रूढ़िवादिता को तोड़ना व सर्वोत्तम कृषि पद्धति के लिए काम करना, ये इनका मेन योगदान। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल इलेक्ट्रोल मैनेजमेंट अवार्ड डॉक्टर मधुकर गुप्ता साहब को मिला था, राज्य निर्वाचन आयुक्त है। योगदान हम देखते हैं कि समावेशी, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण चुनाव प्रबंधन करवाना। राष्ट्रीय दिव्यांगजन सृष्टि पुरस्कार विभाग है, सामाजिक अधिकारिता विभाग है। और हम देखते हैं राजस्थान 2 जिले थे, एक सोलंबर और एक डूंगरपुर तानंगना। नेक्स्ट बात करेंगे भारत गौरव पुरस्कार जो कि हम देखते हैं शिक्षा के लिए मिला था और डॉक्टर संदीप बख्शी साहब को, किसको, डॉक्टर संदीप बख्शी साहब को ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट बाबा रामदेव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हम देखते हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए दिया गया था और डॉक्टर एस.एल. अर्श को उनको दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र, हम देखते हैं मोदी जी कुवैत की यात्रा पर थे और हम देखते हैं उनको कुवैत का सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, क्या नाम है, द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। नेक्स्ट बात करेंगे प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, हम देखते हैं 2025 और 7 श्रेणियों में दिया गया था। 5 से 18 वर्ष के आयु के बच्चे थे, ठीक है, आयु वर्ग के थे। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 17 कितने बच्चों को दिया गया था, 17 बच्चों को ये दिया गया था। कितने बच्चों को, 17 बच्चों को ये दिया गया था। और कहते हैं कि इसमें 7 तो लड़के थे और 7 लड़कियां, क्या कितनी थी, 7 तो लड़के थे और 7 लड़कियां इसके अंदर थी, ठीक है। अगर बात करूंगा कि इसके अंदर जो खेलकूद श्रेणी थी, इस खेलकूद श्रेणी के अंदर अगर बात करूंगा तो अनिल सरकार, कौन थे, अनिल सरकार, खेलकूद श्रेणी में कौन श्रेणी थी, खेलकूद श्रेणी के अंदर एक बच्चा था 3 साल का, क्या नाम था, 3 वर्ष के, वर्ल्ड चेस फेडरेशन दुनिया के सबसे कम उम्र के, ठीक है, सबसे कम उम्र के शतरंज ये प्लेयर थे। कितने वर्ष के थे, 3 वर्षीय थे, ठीक है। और हम देखते हैं कि टोटल 5 से 18 कितने, 5 से 18 वर्ष ये लिखा होगा इसमें, ठीक है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन, हाँ, फीफा बेस्ट अवार्ड 2024 दोहा के अंदर हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी जो कि विनीसियस जू, क्या नाम है, विनीसियस जू मिला था, वो ब्राजील से थे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर जो कि एमिलियानो मार्टिनेज जो कि अर्जेंटीना के, उनको मिला था। तो ये थे पुरस्कार आपके कंप्लीटली होते हैं। अब दोस्तों सेकंड जो टॉपिक है वो है चर्चित पुस्तकें व लेखक। सेकंड टॉपिक क्या है, चर्चित पुस्तकें व लेखक। तो हम देखते हैं सदगुरु जी है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, कौन सी, एनलाइटमेंट, क्या नाम है, एनलाइटमेंट ए न्यू बिगनिंग, क्या नाम है, एनलाइटमेंट होगा तभी तो बिगनिंग होगी, ठीक है, एनलाइटमेंट, ठीक है, ए न्यू बिगनिंग। तो सदगुरु जी की पुस्तक क्या नाम है, एनलाइटमेंट ए न्यू बिगनिंग। सेकंड है अमिताभ कुमार, क्या नाम है, अमिताभ कुमार, इनको मिला था माई बिल्ड लाइफ, क्या नाम है, माई बिल्ड लाइफ, माई बिल्ड लाइफ। ये दोस्तों सेकंड पुस्तक अमिताभ कुमार जी की थी, ठीक है। तो जो पुस्तकें हैं सारी जो इंपॉर्टेंट पुस्तक है वही मैं आपको इसके अंदर कराऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट अपना चर्चित पुस्तकें व लेखक कंप्लीट होता है। तीसरा अगर बात करूंगा कौशल विकास कार्यक्रम, तीसरा टॉपिक कौन सा है, कौशल विकास कार्यक्रम। तीसरा टॉपिक कौन सा है, कौशल विकास कार्यक्रम, आपके बकायदा सिलेबस के अंदर दे रखा है, ठीक है। 4 टॉपिक्स आज मैं कराऊंगा। सबसे पहले तो खेल खिलाड़ी, वो अपने राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, चर्चित पुस्तक लेखक, ठीक है, कौशल विकास कार्यक्रम। तीसरा टॉपिक कौन सा है, कौशल विकास कार्यक्रम। हाँ तो एक रिपोर्ट आई थी, भारत कौशल रिपोर्ट 2025 की रिपोर्ट आई है अभी, ठीक है, अभी फिलहाल अभी नई रिपोर्ट आई। इसमें हम देखते हैं जारीकर्ता कौन करता है, हम देखते हैं कि इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि भारत में कैसे रोजगार योग युवाओं की क्षमता को बढ़ाना है। और कहने का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग्यताओं का क्या करना, मूल्यांकन करना, ये इनका मेन उद्देश्य माना जाता है। कहने का मतलब है कैसे कैसे रोजगार किस किस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ सकते हैं, ये इनका मेन लक्ष्य है। मैं जो रोजगार रिपोर्ट आई, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जारीकर्ता कौन कौन है, जारीकर्ता कौन कौन जारी करता है। सबसे पहले हम देखेंगे वी बॉक्स, क्या नाम है, वी बॉक्स। सेकंड भारतीय उद्योग परिसंघ, सेकंड क्या है, भारतीय उद्योग परिसंघ। तीसरा है अखिल भारतीय तकनीकी परिषद। तीसरा कौन सा है, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद। और फोर्थ कौन सा है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। चौथा कौन सा है, भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ये 4 हम बात करेंगे, ये 4 जारी करता है इनके अंदर, ठीक है। कौन कौन से, एक तो वी बॉक्स, भारतीय उद्योग परिसंघ,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और एक फोर्थ है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ये 4 हम देखते हैं कि ये रिपोर्ट जारी करते हैं, ठीक है। कौन सी रिपोर्ट? भारत कौशल रिपोर्ट, ठीक है, 2025 की रिपोर्ट है। और इसके अंदर दोस्तों क्या बताया गया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे ज़्यादा जो संभावना है, यानी रोजगार संभावना सबसे अधिक कौन से क्षेत्र के अंदर है, ठीक है। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है या कंप्यूटर के क्षेत्र में है या शिक्षा के क्षेत्र, या फिर अब अगर बात करूँगा एजुकेशन के क्षेत्र या फिर टीचिंग के क्षेत्र के अंदर, तो किसके अंदर सबसे ज़्यादा हम देखेंगे संभावना सर्वाधिक है। तो अगर मैं बात करूँगा तो इस रिपोर्ट ने जो दिया है वो है मैनेजमेंट, किसके अंदर? प्रबंधन स्नातक के अंदर सबसे ज़्यादा इसके अंदर देखते हैं सबसे ज़्यादा संभावना कितने परसेंट? 78%। कितने परसेंट है? 78%। इंजीनियरिंग के अंदर अगर बात करूँगा तो कितने परसेंट है? 71.5%। एमसीए के अंदर हम देखेंगे 71%, ठीक है। और विज्ञान के जो कि स्नातक कर रखे हैं उनको कितनी 58% से हम देखेंगे कि इनको रोजगार संभावना एक सर्वाधिक हमें मिलता है। और अगर बात करूँ तो शहर की, तो पुणे, बेंगलुरु और मुंबई हम देखते हैं तीनों को कार्य कुशल, जो कि एक प्रकार से क्षेत्र शहर के रूप में इनको कार्य कुशल जो कि व्यक्ति काम कर सकता है उनके लिए इसको चुना गया है। तो दोस्तों ये रिपोर्ट थी, कौन सी रिपोर्ट का नाम क्या है हम देखेंगे। ये रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है हम देखेंगे, भारत कौशल रिपोर्ट 2025, जो कि हम देखते हैं कौन जारी करता है। तो 4 लोगों ने हम देखते हैं कि जारी किया, कौन कौन से? तो वी बॉक्स, क्या नाम है? वी बॉक्स, भारतीय उद्योग परिसंघ, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, तो चौथी है भारतीय विश्वविद्यालय संघ। ये 4 हम देखते हैं कि परिषदों ने ये जारी करती है रिपोर्ट, सब कुछ देखते हुए। और उन्होंने बताया है कि वैश्विक रोजगार की संभावना सर्वाधिक कौन से क्षेत्र के अंदर। तो हम देखेंगे प्रबंधन स्नातक 78%, इंजीनियरिंग 71% पाइफ, एमसीए 71% और विज्ञान जो कि हम देखेंगे 58% के साथ। तो हम देखते हैं 4 बातें आपको ये याद करते हुए सारी चलिए। और पुणे, बेंगलोर, मुंबई जो कि हम देखते हैं कि कुशल कार्यबल के रूप में इनको जाना जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, तो सेकंड है, अभी हम देखते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी थे भजन लाल जी शर्मा, उनके द्वारा अगर मैं बात करूंगा तो 1 वर्ष पूर्ण कंप्लीट होने वाले हो गए थे, ठीक है ना। अभी हम देखते हैं कि 1 वर्ष कंप्लीट हुए थे। उन्होंने एक सम्मेलन आयोजित किया था, उसका नाम क्या था? रोजगार उत्सव व युवा सम्मेलन। रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन। हम देखते हैं कि अभी फिलहाल जो भजन लाल सरकार जी उनके द्वारा भी हम देखते हैं कि जो कि 80,000 प्लस जो है नौकरी देने का जो वादा है वो अभी पूरा कैलेंडर इन्होंने जारी किया है। तो दोस्तों बिल्कुल ये सरकार भी आपको युवाओं को सब हम देखते हैं कि रोजगार की तरफ ये आगे लेके भी जा रही है, ठीक है। क्योंकि हम देखते हैं 1 साल कैलेंडर इन्होंने पहले ही जारी कर दिया है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये थीम थी, कब हुआ था ये हम देखेंगे 12 से 17 दिसंबर। कब हुआ था ये सम्मेलन? 12 से 17 दिसंबर को ये सम्मेलन हुआ था। अगर मैं बात करूँ इसकी थीम, निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली। और सबसे बड़ी बात है कि इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो हम देखेंगे इसका आयोजन मारवाड़ इंटरनेशनल, जो कि हम देखते हैं जोधपुर के अंदर है। मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर कहाँ पे? मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो कि कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। हम देखेंगे इसका जो रोजगार है उत्सव है उसका सम्मेलन है वो हुआ था। और इसके अंदर हम देखते हैं कि सरकारी नौकरी में चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे, साथ में 15,000 से अधिक युवाओं को क्या दिया इन्होंने? नियुक्ति पत्र भी इन्होंने दिया। दोस्तों ये था रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन, जो कि कहाँ हुआ था? जोधपुर के अंदर हुआ था। और ठीक है। और मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जो कि हम देखते हैं कि जोधपुर के अंदर वहां इसका हुआ था। थीम क्या थी? निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली, निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली। अब दोस्तों अपन बात करेंगे वापस से एक बार, देखो नेक्स्ट बात करेंगे अब खेल व खिलाड़ी। क्या है? खेल व खिलाड़ी। हम देखेंगे खेल व खिलाड़ी से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका। अगर मैं बात करूं, देखो खेल व खिलाड़ी से हमेशा एक क्वेश्चन आपके आता है, फिक्स है आपका। आप देखोगे खेल व खिलाड़ी से, खेल व खिलाड़ी से कितना आता है? एक क्वेश्चन आपके फिक्स आएगा, एक क्वेश्चन तो फिक्स पूछेगा आपके, ठीक है। दोस्तों ध्यान रखना, मैं पहले तो राजस्थान ही कराऊंगा, ठीक है। जो राजस्थान के हैं, राजस्थान के हैं, फिर जो भारत में जो गेम्स चल रहे हैं, ठीक है, या फिर जो जहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय गेम चल रहे हैं, ठीक है। हम देखेंगे अलग अलग प्रकार के जो खेल है। सबसे पहले स्क्वैश है, क्रिकेट है, हॉकी है, बैडमिंटन है, ये तमाम खेल होते हैं। और हम देखेंगे इसके बारे में सारा अपन कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये चीज़ें पढ़ने का प्रयास करेंगे। और मेन जो मैंने आपको बताया क्रिकेट है, ये भी आपको अच्छे से, क्योंकि अभी हम देखेंगे सारा पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आप देखोगे खेल व खिलाड़ी से तो एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछते ही हैं। तो एक क्वेश्चन फिक्स आपके ये पूछते ही हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा, मैंने टेबल बनाई है। इस टेबल के अंदर सबसे पहले देखेंगे राजस्थान, सबसे पहले किसके देखेंगे? राजस्थान के चर्चित खिलाड़ी। तो पहला जो नाम आ रहा है वो नाम है, अपन देखेंगे तो जो पहला नाम है उसका नाम है
सिद्धार्थ चौधरी साहब, सिद्धार्थ चौधरी हम देखेंगे कौन, क्या नाम है, सिद्धार्थ चौधरी, जो कि किस खेल क्षेत्र से है, सबसे किस खेल से है, गोला फेंक से, किससे आते हैं, गोला फेंक से आते हैं। और कहाँ के रहने वाले हम देखेंगे, जयपुर के रहने वाले, कहाँ के रहने वाले थे, जयपुर के रहने वाले हैं कौन, सिद्धार्थ चौधरी, जो कि किस गेम से आते हैं, गोला फेंक से आते हैं। अब दोस्तों इन्होंने, इनकी उपलब्धि क्या है, इनकी उपलब्धि है कि ओडिशा में आयोजित, कहाँ पे, ओडिशा में आयोजित 89वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इनको क्या मिला था, स्वर्ण पदक के नाम से इनको नवाजा गया है। किससे, स्वर्ण पदक से इनको नवाजा गया, जो कि हम देखते हैं जो कि उड़ीसा, कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे हुआ था ये, उड़ीसा के अंदर। और हम देखते हैं कि 89वीं जूनियर, कौन सी, जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का हुआ था, और उसमें हम देखते हैं कि इनको स्वर्ण पदक इनको मिला था। और कितना गोला फेंका था इन्होंने, 19.16 मीटर का इन्होंने गोला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सिद्धार्थ चौधरी जी कहाँ के हैं, सबसे पहले तो जयपुर के, किस खेल संबंधित है, गोला फेंक से। कहाँ पे इन्होंने, ओडिशा के अंदर। ओडिशा में हम देखते हैं कि इन्होंने एक प्रतियोगिता हुई थी, कहाँ पे, 89वीं जूनियर, कौन सी, 89वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसके अंदर हम देखते हैं इनको क्या मिला था, हम देखते हैं स्वर्ण पदक क्या मिला है इनको, कौन सा पदक जीता है उन्होंने, स्वर्ण पदक इनको मिला है, कौन को, सिद्धार्थ चौधरी साहब को। नेक्स्ट चलते हैं आगे अपन। सेकंड अगर बात करूंगा, संस्कार सारस्वत, क्या नाम है, संस्कार सारस्वत, सेकंड क्या नाम है, संस्कार सारस्वत। किस क्षेत्र से, किस गेम से हैं, बैडमिंटन, किससे हैं, बैडमिंटन से हैं। और कहाँ के रहने वाले हैं, जोधपुर के, कहाँ के रहने वाले हैं ये, जोधपुर के ये रहने वाले हैं। दोस्तों ध्यान रखना, सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कब हुआ था, 1824 दिसंबर को हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु के अंदर, कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु के अंदर। सबसे जो मेन बात यह है इनकी, संस्कार सारस्वत जी की, कि पहली बार जूनियर चैंपियनशिप जोड़ी ने, ठीक है ना, पहली बार जूनियर चैंपियनशिप जो जोड़ी ने सीनियर से इन्होंने जीत हासिल की थी। किससे, सीनियर से, चैंपियन किससे बने चैंपियन, सीनियर से जीतते हुए इन्होंने चैंपियन जीता था। और हम देखते हैं इनके साथ में कौन थे, यूपी के अर्श, कौन थे, यूपी के अर्श इनके साथ में थे। कहने का मतलब यह है कि जब जूनियर जो हम देखते हैं कि जो चैंपियंस जोड़ी थी, इन्होंने किसको हराया था, सीनियर चैंपियनशिप को इनको हराया था। और ये सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 1824 दिसंबर को कहाँ हुआ था, बेंगलुरु के अंदर हुआ था। और संस्कार सारस्वत, जो कि हम देखते हैं बैडमिंटन खेल से आते हैं और कहाँ के रहने वाले, जोधपुर के रहने वाले हैं। तीसरी दोस्तों अगर बात करूँगा, सुशीला मीणा, जो कि हम देखते हैं काफ़ी पॉपुलर हुई है, और आपने देखा होगा ट्विटर के अंदर भी काफ़ी फेमस हुई है, ठीक है। हम देखते हैं कि सचिन तेंदुलकर ने इनको ट्वीट किया था। गेम इनका जो बॉलिंग गेम है वो किससे, हम देखते हैं कि जहीर खान जी से इनका बिल्कुल सेम, जो कि बॉलिंग जो एक्शन है वो सेम उनका एक्शन है, ठीक है। हम देखते हैं आज कंप्लीटली जो आरसी है उन्होंने उसको उनको गोद ले लिया है, पूरा खेल वेल सब कुछ इनको ही सिखाएगी। तो सुशीला मीणा जी हम देखते हैं कि काफ़ी नाम है, और छोटा सा गाँव है, हम देखेंगे रामेर तालाब जगह है, और दरियावाद प्रतापगढ़ की रहने वाली है, ठीक है। और देखते हैं कि पूरा राजस्थान नहीं, पूरा भारत ही इनको कंप्लीटली हम देखते हैं कि जानता है, और कंप्लीटली विश्व के अंदर भी काफ़ी इनका नाम चर्चित भी हो गया है, सुशीला मीणा, जो कि हम देखते हैं क्रिकेट से संबंधित है। और कहाँ की रहने वाली है, रामेर, कहाँ पे, रामेर तालाब है, दरियावाद, जो कि हम देखते जगह पड़ती है प्रतापगढ़ की। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान जैसे अपने बॉलिंग एक्शन की कहानी चर्चा में रही थी। तो हम देखते हैं आजकल, हम देखते हैं सभी जितने मंत्री सब इनके घर जा रहे हैं, ठीक है, सब नेता जा रहे हैं इनके पास में, और सब अलग अलग चीज़ें इनको देके, खेल से संबंधित चीज़ें इनको देके आ रहे हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, सुशीला मीणा जो कि क्रिकेट संबंधित है और कहाँ की रहने वाली है, हम देखते हैं कि रामेर तालाब, जो कि दरियावाद के अंदर एक प्रतापगढ़ जगह पड़ती है, जिला है, और वहाँ की ये रहने वाली है, ठीक है, सुशीला मीणा जी। नेक्स्ट बात करेंगे, सोनिया चौधरी, क्या नाम है, सोनिया चौधरी, हम देखते हैं पैरा बॉल थ्रो, क्या नाम है, कौन सा गेम से है, पैरा बॉल थ्रो से है। और कहाँ की रहने वाली है, भरतपुर, कहाँ की रहने वाली है, भरतपुर से रहने वाली है। और कहते हैं कि कंबोडिया में आयोजित, कहाँ पे, कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच के अंदर सीरीज में इन्होंने क्या, कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। कंबोडिया में आयोजित हुई थी, और इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल उस मैच के अंदर इन्होंने क्या, कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। और दोस्त बता इनको बेस्ट प्लेयर का खिताब भी इनको मिला था, कौन सा खिताब, बेस्ट प्लेयर का खिताब भी इनको मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, सात्विक अग्रवाल, जो कि किस खेल से हैं, बैडमिंटन से हैं, और कौन से जिले के आते हैं, जयपुर जिले से आते हैं। कहाँ से आते हैं, जयपुर जिले से आते हैं। और ध्यान रखना, 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन हुई थी, कौन सी, 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियंस, इन्होंने इसमें कौन सा पदक जीता था, रजत पदक इन्होंने जीता था। कौन सा पदक, रजत पदक, मेरे नाम का पदक है, उन्होंने जीता था, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता, सेकंड रजत पदक इन्होंने जीता था। और कहाँ पे आयोजित हुई थी, जम्मू के अंदर, कहाँ पे, जम्मू के अंदर ये आयोजित हो। तो हम देखते हैं सात्विक अग्रवाल, ये इनका नाम था। नेक्स्ट देखेंगे, पूना, भानु पूनिया, छठी कौन सी है, भानु पूनिया, छठी कौन सी है, भानु पूनिया। तो कहाँ किस 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 क्रिकेट खेल से है, क्रिकेट से, किस खेल से, क्रिकेट से। कहाँ की रहने वाली है, हम देखते हैं जोधपुर की, कहाँ पे, जोधपुर से। नेक्स्ट देखेंगे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बड़ौदा की ओर से खेलते हुए 51 गेंदों, किसमें 51 गेंदों में इन्होंने नाबाद कितने रन बनाए थे, 134 रन इन्होंने बनाए थे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, भानु पूनिया किस खेल संबंधित है, तो क्रिकेट संबंधित, कहाँ की रहने वाली है, जोधपुर की रहने वाली है। दोस्तों ये थे 6 नाम, अपन वापस से एक बार देख लेते हैं। देखो एक बार से वापस से,
खेल खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित खिलाड़ी है। सबसे पहले सिद्धार्थ चौधरी, जो कि हम देखते हैं गोला फेंक से है, जयपुर के रहने वाले हैं और ओडिशा में आयोजित 89वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स के अंदर इन्होंने चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था और हम कहते हैं कि 19.16 मीटर इन्होंने गोला फेंक कर इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया था। तो हम देखते हैं कि सिद्धार्थ चौधरी कहाँ से रहने वाले हैं, कौन से गेम खेल से, गोला फेंक से, कौन से जिले से, जयपुर जिले से। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, संस्कार सारस्वत बैडमिंटन से हैं और जोधपुर के रहने वाले थे ये कौन, संस्कार सारस्वत। और हम देखते हैं कि सीनियर नेशनल जो बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी उसका आयोजन कहाँ हुआ था, बेंगलुरु के अंदर। और पहली बार जब सब जूनियर चैंपियनशिप के अंदर जोड़ी थी इनकी और इनको हराकर इन्होंने जीत हासिल की थी। और यूपी के एक और थे, यूपी के अर्श, कौन थे, यूपी के अर्श। नेक्स्ट बात करेंगे सुशीला मीणा, ये क्रिकेट संबंधित है, प्रतापगढ़ जो कि दरियाबाद वहाँ की रहने वाली थी और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान संबंधित मतलब एक्शन इनका पूरा सेम था। नेक्स्ट बात करेंगे सोनिया चौधरी, जो कि हम देखते हैं पैरा पैरा बॉल थ्रो, जो कि भरतपुर की रहने वाली है, ठीक है। और आयोजित वहाँ पे इन्होंने इंटरनेशनल पैरा थ्रो ब्रोल मैच के अंदर क्या हासिल किया था, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था और बेस्ट प्लेयर का खिताब इनको मिला था। दोस्तों ध्यान रखना, करंट अफेयर्स आपको यही पढ़नी है, ठीक है ना। आपको बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट आ रहे हैं और बिल्कुल एक टेबल के द्वारा पढ़वा रहे हैं, जो जो हम इंपॉर्टेंट है सब चीज़ आपको कराने की कोशिश करें। सिर्फ और सिर्फ आपको करंट देखनी है। हम आपकी सारी क्लासें जो भी अपने टॉपिक्स फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर में सिलेबस दे रखा है वो सारी क्लासें आपको धीरे धीरे डालते रहेंगे। तो हम अभी करंट की जो पहली क्लास डालें और जो जो टॉपिक रह गए वो सारे आपके अगले हम कराने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सात्विक अग्रवाल, बैडमिंटन से, जयपुर के अंदर हम देखते हैं खेल संबंधित है और 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप पे इनका नाम रजत पदक से इन्होंने जीता था और कहाँ की आयोजित कहाँ हुआ था, जम्मू के अंदर ये हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे बानू पुनिया, जो कि क्रिकेट से है और जोधपुर के अंदर इनका ये रहने वाले हैं। और ध्यान रखना, सैयद जो मुस्तक ट्रॉफी है उसके अंदर बड़ौदा से किसकी तरफ से, बड़ौदा से खेलते हुए इन्होंने 51 गेंदों में नाबाद 134 हम देखते हैं कि रन इन्होंने बनाए थे। हाँ दोस्तों नेक्स्ट है, हम देखेंगे 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद, ठीक है। ये जो खेलकूद प्रतियोगिता है वो हम देखेंगे 21 से 23 दिसंबर के अंदर हुआ था 2024 में। कब हुआ था, 2024 में। आयोजन स्थल कौन सा है, पटेल स्टेडियम है। तत्वाधान कार्मिक जो विभाग वो कर रहा है। और टोटल कितने खिलाड़ी थे, 1078 खिलाड़ी थे। इसमें हम देखेंगे 649 तो मैन थे और हम देखेंगे लगभग 429 जो कि वुमेन थे, ठीक है। ये टोटल हम देखेंगे खिलाड़ी था और ये प्रतियोगिता कहाँ हुई थी, पटेल स्टेडियम के अंदर ये आयोजन हुआ था। 11वीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ अब दोस्तों थोड़ा इंटरनेशनल आएंगे, किस पे आएंगे, इंटरनेशनल पर। ये सारा था राजस्थान का, तो राजस्थान का मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। अब आपको धीरे धीरे याद, सब चीज़ें याद आपको हो जाना चाहिए, ठीक है। आप देखोगे बार बार सब धीरे धीरे आपको जितने भी खेल है सब चीज़ें याद आपको हो जाएगी। अब दोस्तों जो आगामी जो टूर्नामेंट होंगे, ठीक है ना, आगामी टूर्नामेंट, कौन से टूर्नामेंट, आगामी जो टूर्नामेंट होंगे उसके अंदर हम देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूंगा तो विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, कौन सी चैंपियनशिप है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप है। वो कब हुई थी, आयोजन कब हुआ है, कब होगा, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025। कब, 26 सितंबर से 5 अक्टूबर 2025 के समय ये आयोजन होगा। और कहाँ होगा, नई स्थान कहाँ है, नई दिल्ली। कहाँ पर होगा, नई दिल्ली के अंदर ये होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखना, ये पूछ सकता है आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। 26 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में होगा और कहाँ पे स्थान होगा, नई दिल्ली। नेक्स्ट है पुरुष का, हाँ पुरुष फुटबॉल विश्व कप हम देखेंगे जो फीफा करवाता है। तो हम देखेंगे कब आयोजन 2034 का कहाँ होगा, सऊदी अरब। कहाँ होगा, 2034 का सऊदी अरब के अंदर ये होगा। तीसरा तीसरा कौन सा है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स, क्योंकि हम देखते हैं इनकी तारीखों की घोषणा कर दी है। दो हम देखते हैं कि अलग अलग तारीख, अलग अलग जगह को अलग अलग तारीख दी है। इसमें हम देखते हैं 23 से 27 जनवरी। कब, 23 27 जनवरी 2025 को हम देखेंगे लद्दाख के अंदर होगा। और 22 से 25 फरवरी को हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर ये होगा। तो दोस्तों ये था, हम देखेंगे कि अभी अब फिलहाल मैं दिसंबर की करवा रहा हूँ, किसकी करा रहा हूँ, दिसंबर की। तो आप अधिक से अधिक लोगों को फॉरवर्ड करते रहिए, क्योंकि मैं हर मंथ की लाऊंगा और सारी क्लासेस करंट की मैं धीरे धीरे आके आपको कराता हूँ। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें आपको ये करवाने हम वाले हैं, ठीक है। तो आप बस बने रहे हमारे चैनल से और धीरे धीरे आपको सब धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये 203 थे। सबसे पहले विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ होगी, हम देखेंगे नई दिल्ली के अंदर 26 से 5 अक्टूबर के बीच 2025 में। पुरुष फुटबॉल विश्व कप 2034 हम देखेंगे सऊदी अरब के अंदर होगा। खेलो इंडिया विंटर गेम्स जो कि हम देखेंगे 23 27 से 25 में लद्दाख में और 22 से 25 फरवरी हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर ये होगा। हाँ अब दोस्तों क्रिकेट की अगर मैं बात करूँगा, क्रिकेट की, ठीक है। क्रिकेट में हम देखेंगे सबसे पहले आता है भारत वेस्ट इंडीज का जो एक वनडे श्रृंखला हुई थी। इस श्रृंखला के अंदर हम देखेंगे महिला, कौन सा वर्ग था, महिला महिला क्रिकेट टीम के अंदर हम देखेंगे कि भारत ने 3-0 से विजयी हुई वनडे टीम के अंदर। भारत 2-0 से विजयी, जो कि हम देखेंगे 2020 क्लीन स्वीप था, ठीक है। और हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्मृति मंदाना, कौन है, स्मृति मंदाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज जो कि हम देखते हैं इनको मिला था। और जबकि रेणुका सिंह ठाकुर को हम देखेंगे वनडे के अंदर इनको 2020 में। और जबकि हम देखेंगे रेणुका सिंह ठाकुर को प्लेयर ऑफ द सीरीज, कौन सा सीरीज, प्लेयर ऑफ द सीरीज जो कि हम देखते हैं वनडे के अंदर इनको मिला था। तो भारत के अंदर भारत वेस्ट इंडीज वनडे श्रृंखला होती है
महिला टीम के अंदर इसमें हम देखते हैं भारत क्लीन स्वीप करती है 2020 में तो, और वनडे के अंदर 3-0 से जीतती है। और स्मृति मंदाना को हम देखते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज के नाम सीरीज मिला 2020 के अंदर, और रेणुका सिंह ठाकुर को प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको वनडे के अंदर मिला था। सेकंड दोस्तों अगर बात करूंगा आर अश्विन, अश्विन जी हम देखते हैं कि आर अश्विन खूब हम क्रिकेट देखते हैं, सब इनको बॉलिंग भी देखते हैं और खूब इन्होंने नाम अपना कमाया है, ठीक है। और बॉलिंग भी इनकी बॉल देखोगे कि बिल्कुल एक प्रकार से अगर बात करूंगा अनिल कुंबले के बाद में अगर जिसका नाम है सबसे ज्यादा विकेट लेने का वो कौन है, आर अश्विन भारत के अंदर। टोटल 100 कितने टेस्ट हुए टोटल, टोटल 106 टेस्ट इन्होंने खेले तो 537 विकेट, कितने विकेट लिए इन्होंने, 537 विकेट इन्होंने लिए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा 116 वनडे उसमें हम देखते हैं 156 विकेट लिए हैं, और 55 2020 उसमें हम देखते हैं 72 विकेट। तो दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट भी नहीं है इतना, लेकिन मेरा करवाने का फर्ज था क्योंकि हम सारा एक साथ, जब मैं लास्ट में दिसंबर, जब मैं जून में उससे पहले कराऊंगा तो आपको बिग फिक्स आपको पुरस्कार फिक्स खिलाड़ी ये सब चीज़ें आपको बताते हुए मैं सारा चलूंगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि अनिल कुंबले के बाद सबसे अधिक लिस्ट जो विकेट लेने वाले कौन से थे, ये भारतीय थे। दोस्तों नेक्स्ट है तीसरा, भारत ने जीता है पहला अंडर महिला एशिया कप, ठीक है। भारत ने क्या जीता है, पहला, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये याद रख लेना, ठीक है। और कहते हैं कि पहला अंडर कौन सा है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, पहला अंडर 19 महिला एशिया कप, ठीक है। पहला अंडर 19 महिला एशिया कप जीता है, ठीक है। और आयोजन कहाँ पे हुआ था, कुआलालंपुर में। कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर। कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर, जो कि कहाँ पड़ता है, मलेशिया के अंदर। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये पूछ सकता है। और भारत ने हम देखते हैं भारत ने बांग्लादेश की महिला टीम 51 रनों से यहाँ पे हराया था, ठीक है। तो जो पहला अंडर 19 महिला एशिया कप हुआ था, और सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर मलेशिया के अंदर। किसको हराया था, हम देखेंगे बांग्लादेश को हराया था, ठीक। कितने रन से हराया था, तो कितने रन से हराया था, हम देखेंगे कितने रन से हराया था, 41 रनों से हराया, कितने रनों से, 41 रनों से हराया था। और हम देखते हैं कि प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था, गोंगादी त्रिशा, कौन थी, गोंगादी त्रिशा को हम देखते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज मिलती है। और कप्तान कौन थी उसकी, हम देखते हैं अंडर 19 की निक्की प्रसाद, कौन है, निक्की प्रसाद इसकी कप्तान थी, कौन, निक्की प्रसाद, अंडर 19 एशिया कप की। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करेंगे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि हम देखते हैं 2020 में मैच हुआ था, कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु के अंदर। कहाँ पे हुआ था, बेंगलुरु चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर हुआ था। और हम देखते हैं कि फाइनल किसके बीच में होता, मुंबई और मध्य प्रदेश, मुंबई MM, क्योंकि हम देखेंगे MM, और जीता कौन था, मुंबई। कौन जीता था, मुंबई जीता था। और उसमें हम देखेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा था, तो हम प्लेयर ऑफ द सीरीज हम देखें अजिंक्य राणे, कौन रहा था, अजिंक्य राणे। हम देखते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज अजिंक्य राणे साहब, जो कि हम पिछली बार राजस्थान रॉयल्स से भी खेलते रहे थे, ठीक है ना। तो अजिंक्य राणे इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, बांग्लादेश ने दूसरी बार जीता ACC, कौन सा था, ACC अंडर 19 एशिया कप 2024 के इन्होंने जीता था। और संस्करण कौन सा है, 11वां है, ठीक है। कौन सा 11 संस्करण है, 11वां। और आयोजन तिथि जो कि 29 नवंबर 8 दिसंबर उनका आयोजन तिथि थी। और अगर मैं बात करूँ बांग्लादेश ने भारत को हराकर दूसरी बार ये खिताब जीता, तो सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश ने भारत को हराया, ठीक है ना, बांग्लादेश ने भारत को हराया। और हम बात करेंगे कि प्लेयर ऑफ द सीरीज, कौन सा सीरीज, प्लेयर ऑफ सीरीज किसको मिला, इकबाल हुसैन को हम देखेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज के नाम उनको मिला है। तो दोस्तों ये था क्रिकेट का, एक बार वापस से क्रिकेट का देख लेते हैं। देखो हाँ, क्रिकेट का हम देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करूँगा भारत वेस्ट इंडीज वनडे श्रृंखला, इस श्रृंखला के अंदर महिला, ठीक है, कौन सी है, महिला टीम के अंदर हम देखेंगे भारत ने 3-0 से विजय हासिल किया है वनडे टीम के अंदर। और हम देखेंगे 2020 के अंदर क्लीन स्वीप किया है, स्मृति मंदाना को प्लेयर ऑफ द सीरीज 2020 मिला है, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर को हम देखेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज, जो कि हम देखते हैं वनडे के अंदर मिला है। सेकंड अगर बात करूंगा आर अश्विन, हम देखते हैं क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, और इन्होंने टोटल 106 टेस्ट में से 537 विकेट इन्होंने लिए थे, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। और कहते हैं कि अनिल कुंबले के बाद में सबसे अधिक विकेट लेने वाले कौन थे, भारतीय बने थे। नेक्स्ट है कि भारत ने जीता है अंडर 19 महिला एशिया कप, जो कि कहाँ पे हुआ था, हम देखेंगे कुआलालंपुर में। कहाँ हुआ था, कुआलालंपुर में हुआ था, मलेशिया की। हम देखते हैं भारत ने बांग्लादेश को हम देखते हैं कि 41 रनों से, कितने रनों से हराया था, 41। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है, 41 रनों से इसमें हराया था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ, प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रही थी, हम देखते हैं गोंगादी त्रिशा, कौन है, गोंगादी त्रिशा, जो कि हम देखते हैं कि इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था। और जो कि हम देखते हैं कप्तान इसकी कौन, अंडर 19 जो कप्तान कौन थी महिला की, निक्की प्रसाद, कौन है, निक्की प्रसाद हम देखते हैं कप्तान है। नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो कि 2020 मैच हुआ था बेंगलुरु के अंदर। फाइनल हम देखते हैं मुंबई और मध्य प्रदेश के बीच में था, ठीक है। और उसमें कौन जीता था, मुंबई जीता था। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था, अजिंक्य राणे साहब को प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे, बांग्लादेश ने दूसरी बार जीता है ACC, जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि 19 एशिया कप। और संस्करण कौन सा 11वां था। और ये तारीख कब हुआ था, 29 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में हुआ था। और बांग्लादेश ने भारत को हराकर दूसरी बार एक खिताब जीता है। और इसका प्लेयर ऑफ द सीरीज किसको मिला था, इकबाल हुसैन को हम देखेंगे कि ये प्लेयर ऑफ द सीरीज इनको मिला था। नेक्स्ट बात करेंगे बैडमिंटन, किसको मिला सेकंड, कौन से, बैडमिंटन। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है बैडमिंटन। 86वीं
सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 को हम देखते हैं कहाँ हुई थी। सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कब हुई थी, तो 18-24 दिसंबर को हुई थी। कहाँ हुई थी, कौन से स्थल में, हम देखेंगे बेंगलुरु। कहाँ हुई थी, बेंगलुरु, जो कि हम कर्नाटक के अंदर है। हुआ क्या था कि कर्नाटक ने रेलवे को, किसने, कर्नाटक ने रेलवे को 3-1 से हराया था। किसने, किससे हराया था, 3-1 से हराया था। और हम देखते हैं कौन जीत रहा है, कर्नाटक जीत रही है इसके अंदर। और 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप जो कि कहाँ हुआ था, बेंगलुरु के अंदर ये हुआ था। ठीक है, बेंगलुरु के अंदर। फिर हम देखते हैं कि राजस्थान से सबसे बड़ी बात दोस्तों ध्यान रखना, जो कि राजस्थान से है, युगल पुरुष के अंदर, युगल पुरुष में अर्श मोहम्मद जो कि ये यूपी से थे। जब क्या बात करूँ संस्कार सारस्वत, दोस्तों वही संस्कार सारस्वत जो कि कहाँ के थे, जोधपुर से थे। ठीक है, वो इसके अंदर विजेता, किसके अंदर, युगल पुरुष, कौन से अंदर, युगल पुरुष के अंदर। ठीक है, युगल पुरुष के अंदर हम देखते हैं राजस्थान से एक तो संस्कार सारस्वत और जो कि यूपी, दोनों ने हम देखते हैं कि बैडमिंटन के साथ में किया था। और इन्होंने इन दोनों को, क्योंकि सीनियर जो कि बैडमिंटन चैंपियनशिप है, उनको ये हरा के आए थे। नेक्स्ट बात करेंगे गुवाहाटी मास्टर्स। कौन सा मास्टर्स, गुवाहाटी, जो कि 2024 के अंदर हुआ। आयोजन गुवाहाटी में होगा। और भारत के दोस्त सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के सतीश करुणाकरण, क्या नाम है, सतीश करुणाकरण को ने चीन को इसके अंदर हराया था। दोस्तों सबसे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट बात करेंगे सैयद मोदी इंटरनेशनल, जो कि हम देखते हैं बैडमिंटन संबंधित 2024 में होता है। आयोजन स्थल लखनऊ। पुरुष एकल, हाँ दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पुरुष एकल के अंदर लक्ष्य सेन जीतते हैं। और महिला एकल के अंदर पीवी सिंधु, ये हम देखते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल जो कि किससे संबंधित है, सैयद मोदी बैडमिंटन संबंधित है, स्थल लखनऊ। पुरुष एकल में लक्ष्य सेन और महिला एकल के अंदर पीवी सिंधु। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ दोस्तों शतरंज। शतरंज नाम से आपको पता चल रहा होगा, डी गुकेश, क्या नाम है, डी गुकेश। सबने ट्वीट किया था, पूरा भारत जानता है ये तो, मोदी जी ने क्या, सबने ट्वीट किया था। और हम देखते हैं सबसे कम एज के ये विश्व चैंपियन बनते हैं। ठीक है, हम देखें 18 वर्ष 6 माह और 14 दिन के चैंपियन थे। ठीक है, वो बनते हैं शतरंज के अंदर ये। और भारत के शतरंज, भारत के डी गुकेश, क्या नाम है, डी गुकेश ने शतरंज के नए विश्व चैंपियन के रूप में ये जो है चैंपियन कब हुआ था, 25 नवंबर से 12 दिसंबर के बीच में हुआ था। और दो सबसे बड़ी बात क्या है कि इसके अंदर अगर मैं बात करूं टूर्नामेंट के अंत में, गुकेश के तो 7.5 थे और लिरेन के 6.5 अंक थे। ठीक है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डी गुकेश जो कि डोमा राजू पूरा नाम है, डी गुकेश डोमा राजू दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए हैं। और कितने, मात्र 18 वर्ष 6 माह और 14 दिन के, कितने, 18 वर्ष 6 माह और 14 दिन के हम देखते हैं। डी गुकेश डोमा राजू दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियन बन गए हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि गेरी कास्परस, क्या नाम है, गेरी कास्परस ने पिछले वर्ष के विजेता डिंग लिरेन को 22 वर्ष 6 माह और 27 दिन यह खिताब पराजित किया था। ठीक है ना। ये दोस्तों ये था। और कहने का मतलब है डी गुकेश जो कि शतरंज के हम सबसे कम उम्र के हम देखते हैं 18 वर्ष 6 माह और 14 दिन के हम देखते हैं चैंपियन ये बन गए थे। ठीक है दोस्तों, ये था डी गुकेश। नेक्स्ट है स्क्वैश, जो कि गेम है स्क्वैश। ठीक है, 28वां विश्व स्क्वैश जो स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 हम देखते हैं कब हुआ था, हांगकांग, कहाँ पे हुआ था, हांगकांग के अंदर। संस्करण कौन सा, 28वां। और विजेता कौन था, हम देखते हैं मिस्र था। और उप विजेता इंग्लैंड, कौन था, इंग्लैंड, मिस्र वर्सेज इंग्लैंड, मिस्र वर्सेज इंग्लैंड। और हम देखते हैं कि अन्य तथ्य क्या है। सबसे पहले भारत विश्व इसके अंदर हम देखते हैं कि 5वें स्थान पर भारत, किस स्थान पर आया था, 5वें स्थान पर भारत रहा था। और किसको हराकर हम देखते हैं, हांगकांग को हराकर हम देखते हैं ये जो कि इसको हराकर 5वें स्थान पर भारत रहा था। तो 28वां विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हम देखते हैं 9 दिसंबर से 15 दिसंबर तक बीच हुआ था। आयोजन स्थल हांगकांग में हुआ था। संस्करण कौन सा था, 28वां था। विजेता मिस्र था, उप विजेता इंग्लैंड था। और हम देखते हैं कि इसके अंदर हम देखते हैं हांगकांग को हराकर भारत 5वें स्थान पर रहा था। दोस्तों ये मेन इनका इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं टेबल टेनिस। हाँ नेक्स्ट कौन सा है, टेबल टेनिस। टेबल टेनिस दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वार्डनर कप, ये आपको ये याद रखना है। वार्डनर कप ये किससे संबंधित है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए, टेबल टेनिस से। किससे, टेबल टेनिस। कौन सा कप है, वार्डनर कप। किस संबंधित, टेबल टेनिस से। आयोजन कहाँ हुआ था, ओस्लो। कहाँ पे हुआ था, ओस्लो के अंदर आयोजन हुआ था। ठीक है, टीम एशिया ने हम देखते हैं, टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को हराया था 14-0 से। कितने, 14-10 से हराया था। किसने, टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को 14-10 से हराया था। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की तरफ से कौन था, मनिका बत्रा। कौन थी, मनिका बत्रा हम देखते हैं भारत की तरफ से गई थी। तो टेबल टेनिस के अंदर हम देखते हैं वोल्डनर कप हुआ था 2024 के अंदर। कहाँ पे हुआ था, ओस्लो के अंदर। और हम देखते हैं कि टीम एशिया, क्योंकि हम देखते हैं टीम एशिया के अंदर थी मोनिका बत्रा भारत की तरफ से। और भारत, और कहते हैं कि टीम वर्ल्ड को उसने हराया था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही पूछेंगे कि भाई किसकी तरफ से थी, तो भारत की तरफ हम, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, तो मनिका बत्रा हम देखते हैं कि इसकी तरफ से गई थी। अब दोस्तों बात करेंगे हॉकी की।
भारत का राष्ट्रीय खेल है ही हॉकी। और हम देखते हैं कि जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है, जूनियर का। और कहाँ हुआ था? मस्कट। कहाँ पे हुआ था? मस्कट, जो कि हम देखते हैं यहाँ पे हुआ था। संस्करण कौन सा था? 11वां। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है पुरुषों की थी। किसकी थी ये? पुरुषों की थी ये। किसकी थी? पुरुषों की। इसके अंदर क्या हुआ? भारत व पाकिस्तान का मैच हुआ, इसमें हम देखते हैं कि भारत जीतता है 5-3 से। और इस मुकाबले के नायक कौन थे? अरिजीत सिंह दल। क्या नाम है? अरिजीत सिंह नाम था इनका। और 4 गोल इन्होंने किए थे। और 5वीं बार किसने? 5वीं बार भारत ने ये जो कि हम देखते हैं जूनियर जो कि हॉकी टूर्नामेंट है, इन्होंने जीता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, महिलाओं का भी होगा जूनियर एशिया हॉकी टूर्नामेंट। कहाँ पे हुई? मस्कट में 9वीं थी। और भारत, और इधर हम देखें भारत वर्ष चीन के बीच में था। और हम देखते हैं कि भारत ने दूसरी बार ये खिताब अपने नाम किया। कितनी बार? कौन सी बार? दूसरी बार अपने ये खिताब अपने नाम किया था। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ, अब दोस्तों लास्ट रह गया है चर्चित खिलाड़ी, ठीक है। चर्चित खिलाड़ी में हम देखेंगे पवन कामपेली। क्या नाम है? पवन कामपेली। थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में इनको, ठीक है, थाईलैंड में हुआ था, बैंकॉक में, बैंकॉक के अंदर एशियाई ई स्पोर्ट्स खेलों में, ठीक है। और खेल का क्या नाम था? ई फुटबॉल। क्या था? ई फुटबॉल। गेमिंग था एक प्रकार, जैसे अपन बैठते हैं ना आगे गेम चला के और फुटबॉल खेलते हैं, वैसा गेम था ये। पवन कामपेली करते हैं। और कहते हैं कि इन्होंने गेम खेला और इन्होंने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता इन्होंने? कांस्य पदक इन्होंने जीता। और कहते हैं कि नीरज सेकंड है, नीरज चोपड़ा जी, क्योंकि टी शर्ट इनको, जो इनकी टी शर्ट है वो विश्व एथलेटिक्स, हम देखते हैं विरासत संग्रह में इनकी टी शर्ट रखी गई है। तो ये था, हम देखेंगे करंट अफेयर्स। इसमें अपन ने 4 टॉपिक्स पढ़े। एक बार वापस से मैं अच्छे से रिवीजन आपको करवा देता हूँ, शुरू से एक बार चलते हैं। दो थोड़ा अब खेल का अपन पढ़ लेते हैं। खेल का तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात को, सिद्धार्थ चौधरी, जो कि हम देखते हैं किस खेल संबंधित है? गोला फेंक से संबंधित है। और जिला हम देखेंगे जयपुर है। और ओडिशा में आयोजित 89वीं जूनियर राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। 19.16 मीटर इन्होंने गोला फेंक कर इन्होंने जीता था। सेकंड अगर बात करूंगा, संस्कार सारस्वत, जो कि बैडमिंटन से हैं, जोधपुर के अंदर, ये जोधपुर के रहने वाले हैं। सीनियर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन 18 से 24 दिसंबर को हुआ था बेंगलुरु के अंदर। और सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि पहली बार जब जूनियर चैंपियनशिप जोड़ी ने सीनियर से चैंपियनशिप को इनको हराया था। सुशीला मीणा फेमस है, क्रिकेट संबंधित है। कहाँ की रहने वाली? प्रतापगढ़, जो कि रामेर तालाब है, दरियावाद की रहने वाली है। और पूर्व भारतीय क्रिकेटर जहीर खान जैसे अपने बॉलिंग एक्शन के अंदर ये चर्चा में रही थी। नेक्स्ट है सोनिया चौधरी, जो कि पैरा बॉल थ्रो से संबंधित है, भरतपुर से संबंधित है। और कंबोडिया में आयोजित इंटरनेशनल पैरा थ्रो बॉल मैच के अंदर इन्होंने स्वर्ण पदक इन्होंने जीता था। सात्विक अग्रवाल, जो कि बैडमिंटन से हैं, जयपुर के रहने वाले हैं। 36वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप में इन्होंने कौन सा पदक जीता? रजत पदक इन्होंने जीता था। और कहाँ पे हुआ था? जम्मू के अंदर ये हुआ था। और भानु पूनिया हम देखते हैं क्रिकेट संबंधित है, जोधपुर के अंदर इनका मैच हुआ था। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर बड़ौदा की ओर से खेलते हुए इन्होंने 51 गेंदों में इन्होंने नाबाद इन्होंने किए थे। दोस्तों ये था करंट अफेयर्स की दुनिया। हाँ दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे कि नेक्स्ट है 11वीं राजस्थान राज्य अंतर संभागीय सिविल सेवा खेलकूद, जो कि कहाँ हुआ था? हम देखते हैं कि पटेल स्टेडियम के अंदर हुआ था। तत्वाधान किसके? कार्मिक विभाग था। और टोटल कितने खिलाड़ी थे? 1078 खिलाड़ी थे। इसमें हम देखते हैं 649 तो मैन, तो 429 क्या थे? वो मैन थे। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद में आगामी जो टूर्नामेंट होंगे वो कहाँ कहाँ होंगे? सबसे पहले हम देखेंगे विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कि हम देखते हैं नई दिल्ली के अंदर होगा 2025 के अंदर। पुरुष फुटबॉल विश्व कप, जो कि 2034 के अंदर कहाँ होगा? सऊदी अरब के अंदर होगा। जबकि अगर मैं बात करूंगा खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ठीक है, जो कि हम देखते हैं 2 बार इनको 2 तारीख दी गई है, एक तो 23 से 27 जनवरी, एक तो लद्दाख में होगा, और एक 22 से 25 फरवरी के बीच में हम देखेंगे जम्मू कश्मीर के अंदर ये होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे अब दोस्तों क्रिकेट की अगर मैं बात करूंगा, सबसे पहले भारत वनडे सीरीज, जो कि क्रिकेट महिलाओं से संबंधित है। भारत दोनों के अंदर क्लीन स्वीप 3-0 जीतती है, 2-0 से जीतती है, ठीक है ना। और स्मृति मंदाना, जो कि हम देखते हैं इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज 2020 के अंदर, जबकि रेणुका सिंह ठाकुर, कौन? रेणुका सिंह ठाकुर प्लेयर ऑफ द सीरीज के नाम इनको वनडे के अंदर मिलता है। आर अश्विन, जो कि हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लेते हैं। और हम देखते हैं कि टोटल कितने 106 टेस्ट, जो कि 1537 विकेट इन्होंने लिए थे। ये आप दोस्तों देख लेना, ठीक है। मेन चीज क्या है कि अनिल कुंबले के बाद सबसे अधिक लिस्ट जो कि विकेट लेने वाले कौन थे? आर अश्विन ही थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेक्स्ट है भारत ने जीता पहला अंडर-19 महिला एशिया कप, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयोजन इनका कहाँ हुआ था? कुआलालंपुर के अंदर हुआ था, मलेशिया के अंदर। और कहते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को, जो कि महिला टीम है, उसको 41 कितने रनों से? 41 रनों से इनको हराया था। नेक्स्ट बात करेंगे प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था? गोंगादी त्रिशा। कौन था? गोंगादी त्रिशा, जो कि हम देखते हैं इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला था। तबकि निक्की प्रसाद, जो कि यहाँ की किसकी कप्तान थी? यहाँ किसकी कप्तान थी? नेक्स्ट है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, बेंगलुरु के अंदर हुआ था। और हम देखते हैं कि मुंबई वर्सेज एमपी के बीच में ये गेम हुआ था। और हम देखेंगे कौन जीता था? मुंबई इसके अंदर जीतती है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थे? अजिंक्य राणे साहब थे। नेक्स्ट है बांग्लादेश ने दूसरी बार जीता एसीसी अंडर
19 एशिया कप 2024 का, और संस्करण कौन सा था, 11वां था। और आयोजन तिथि हम देखेंगे 29 नवंबर से 8 दिसंबर के बीच में ये होता है। और इसके अंदर कौन जीतता है, बांग्लादेश इसके अंदर जीतता है और भारत को हराकर दूसरी बार ये जीतता है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन था, इकबाल हुसैन। नेक्स्ट है बैडमिंटन। बैडमिंटन की अगर बात करूंगा तो 86वीं कौन सी 86वीं सीनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप होती है। आयोजन स्थल हम देखेंगे बेंगलुरु, कहाँ पे, बेंगलुरु के अंदर था, कहाँ पे, कर्नाटक के अंदर। और कर्नाटक ने रेलवे को 3-1 से हराकर ये जीता है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान से युगल पुरुष में अर्श मोहम्मद और संस्कार सारथ, जो कि हम देखते हैं इन्होंने एक जूनियर चैंपियनशिप को सीनियर चैंपियनशिप को इसके अंदर हराया था। तो हम देखते हैं यूपी के थे अर्श मोहम्मद। तो नेक्स्ट है गुवाहाटी मास्टर 2024 के अंदर आयोजन कहाँ हुआ था, गुवाहाटी के अंदर। और भारत की तरफ से कौन, सतीश करुणाकर, जो कि हम भारत, इन्होंने चीन को हराया था। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ध्यान रख लेना ये किस संबंधित है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन आयोजन स्थल लखनऊ। और पुरुष एकल के अंदर हम लक्ष्य सेन, और महिला एकल के अंदर हम देखते हैं पीवी सिंधु इसके अंदर जीतती है। नेक्स्ट देखेंगे, हाँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है शतरंज। क्या है शतरंज के नाम देखेंगे, डी गुकेश। क्या नाम है, डी गुकेश, जो कि कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर के अंदर हुई थी विश्व चैंपियनशिप। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जी जो डी गुकेश डोमाराजू दुनिया के सबसे युवा शतरंज चैंपियनशिप बन गए थे। 18 वर्ष 6 माह और 14 दिन की इनकी उम्र थी, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अंदर ये, और सबसे इस टूर्नामेंट में गुकेश 7.5 और लिरेन के 6.5 इसके अंक थे। नेक्स्ट बात करेंगे स्क्वैश में 28वां विश्व स्क्वैश टीम चैंपियनशिप, जो कि 2024 में हुआ। कब हुआ था, 9 से 15 दिसंबर के बीच में। स्थान हांगकांग। संस्करण 28वां, विजेता कौन था, मिस्र। उप विजेता इंग्लैंड था। और अगर मैं बात करूँ भारत विश्व स्क्वैश जो टीम है चैंपियनशिप 5, जो कि हम देखते हैं कि भारत जो कि 5वें स्थान पर आता है, और किसको हराकर, हांगकांग को हराकर ये 5वें स्थान पर रहता है। टेबल टेनिस के अंदर पूछ सकते हैं, ये वर्ल्ड कप के संबंधित हम देखें टेबल टेनिस से कहाँ हुआ था, ओस्लो के अंदर। कहाँ हुआ था, ओस्लो के अंदर हुआ था। और हम देखते हैं कि भारत टीम एशिया ने, और टीम हम देखते हैं टीम एशिया ने टीम वर्ल्ड को हराया था 14-10 से, ठीक है। और हम देखते हैं कि भारत की तरफ से कौन गया था, मनिका बत्रा। कौन थी, मनिका बत्री, भारत की तरफ से ये गई थी। नेक्स्ट हॉकी। हॉकी के अंदर जूनियर एशिया कप जो टूर्नामेंट हुआ था, कहाँ हुआ था, मस्कट के अंदर। पुरुष वाला भी यहीं हुआ था और महिला वाला भी यहीं हुआ था। जिसमें हम देखते हैं कौन सी थी, 11वीं संस्करण था ये पुरुषों की। उसके अंदर हम देखते हैं भारत पाकिस्तान में हुआ था, और इसके अंदर 5-3 से भारत ने जीता था मुकाबला। नायक कौन था, अरिजीत सिंह हम देखते हैं इसके नायक थे, और 4 गोल इन्होंने किए थे। 5वीं बार भारत ने जीता है। नेक्स्ट अगर महिलाओं की भी मस्कट के अंदर हुई थी जूनियर एशिया हॉकी टूर्नामेंट, मस्कट 9वीं था। और हम देखते हैं इधर से कौन था, भारत व चीन था। महिलाओं की तरफ से तो कौन था, हम देखेंगे पुरुषों की तरफ से तो कौन था, पुरुष है, इधर महिला है। अगर मैं बात करूंगा इधर की तरफ हम देखते हैं पुरुष, इसके अंदर हम देखते हैं कि भारत वर्सेज, अगर बात करूंगा तो भारत वर्सेज इसके पाकिस्तान। और इधर अब अगर बात करूंगा भारत वर्सेज चाइना, उसमें हम देखते हैं भारत जीतता है। इधर भी हम देखते हैं भारत जीतता है। 3-2 से इधर होता है। और जबकि अगर बात करूँ 5-3 से इधर होता है। तो जीतता कौन, भारत ही जीतता है, पुरुष और महिला के अंदर भी। और कहते हैं कि भारत ने दूसरी बार ये खिताब भी अपने नाम किया था। नेक्स्ट बात करते हैं चर्चित खिलाड़ी पवन कामपेली, जो कि थाईलैंड के थे। और कहते हैं कि इन्होंने जो गेमिंग होता है ना, ई फुटबॉल, ठीक है, जो अपन खेलते हैं और गेम कैसे और सामने जो गेम खेलते हैं, ठीक है ना, वो इस फुटबॉल के अंदर हम देखते हैं इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। और नीरज चोपड़ा जी की टी शर्ट को कहाँ रखा गया है, विश्व एथलेटिक्स रत्न संग्रह के अंदर इनको रखा गया है। दोस्तों ये था, ठीक है। इसके अलावा अपन वापस से एक बार देख लेते हैं खेल का हो जाता है। और इसके अलावा अगर बात करेंगे हाँ चर्चित पुस्तकें, तो हम देखेंगे सदगुरु ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, एनलाइटमेंट ए न्यू बिगिनिंग। अमिताभ कुमार ने माई ब्लीड लाइफ, ठीक है। और हम देखते हैं कौशल विकास कार्यक्रम जो हुआ था, इसके अंदर हम देखते हैं कि इनका उद्देश्य क्या था, कि भारत में रोजगार युवाओं की क्षमता को योग्य नापना, और साथ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग्यता को लेके उसका मूल्यांकन करना। दोस्तों ये था। अगर मैं बात करूँगा कौन जारी करता है, तो पहले वी बॉक्स, भारतीय उद्योग परिसंघ, अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, और ये सारा ये जो भी सारा ये सब जारी करता है। और मेन चीज़ है कि वैश्विक रोजगार संभावना सर्वाधिक किसके, सबसे पहले अगर बात करूँगा प्रबंधन स्नातक, इंजीनियरिंग, एमसीए और विज्ञान। और कुछ जो शहर थे जिसमें हम देखते हैं कि पुणे है, बेंगलुरु है, मुंबई, तो हम देखते हैं कुशल जो कि कार्यबल के रूप में ये जाना जाता है। नेक्स्ट है रोजगार उत्सव युवा सम्मेलन, 12 से 17 दिसंबर को हुआ था। और इनकी जो मेन थीम थी, निभाई जिम्मेदारी हर घर खुशहाली। आयोजन का मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में था, जोधपुर के अंदर। और दोस्तों ये सारी चीज़ आपको दे रखी है। नेक्स्ट है, ये आपको मैंने आपको बहुत बार आपको बता दिया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हाँ हाँ, ये सारी सब चीज़ें मैं आपको याद करवा दिया है। हाँ, तो
दोस्तों ये था हमारा जो अपन कर रहे थे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस, ठीक है ना? जो कि करंट का सिलेबस था। सारी चीज़ें दोस्तों मैंने करवाई है, 4 टॉपिक्स मैंने अच्छे से करवा दिया है, याद भी करवा दिया है। अब दोस्तों वापस आप बार-बार देखोगे ना वीडियो को, तो आपको चीज़ें धीरे-धीरे याद होने लग जाएगी, ठीक है ना? बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करवा रहे हैं। सब क्लासें धीरे-धीरे आने वाली है। आज मनोविज्ञान की क्लासें भी डाली गई है, करंट की क्लासें अब आएगी धीरे-धीरे। आपको सब चीज़ें हमारे चैनल के माध्यम से सब चीज़ें आपको मिल जाएगी। साइंस की भी बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों यही है कि आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का जो फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, हमारे चैनल पर एक हिंदी और एक रीजनिंग को छोड़कर सब कंप्लीटली हमारे चैनल पर करवाया जाएगा। आपको बस बने रहना है, सब चीज़ें आपको पढ़नी है और अधिक से अधिक रिवीजन करना है। यही हमारा मोटो है और दोस्तों मेरा 100% जो कि हम 100% दे रहे हैं हमारे इस चैनल से, वो हम कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको बने रहना है और अधिक से अधिक लोगों को इसके अंदर जोड़ना है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।